बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप हमारी टीम और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है आपसे मुलाकात करके, आपको देख कर। हम आपको देख भी सकते हैं इस वजह से क्योंकि आपका जो फीडबैक हमें साथ साथ प्रोग्राम के मिल रहा होता है, उससे ये हमें अंदाज़ा हो रहा है कि आपके चेहरों पे जो मुस्कुराहट है अल्हम्दुलिल्लाह वो कायम है। 042992000628 हमारा नंबर है जिस पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। और PTV होम के फेसबुक पेज पे हमने प्रोग्राम का ऑफिशियल वीडियो शेयर किया है कि हमारे प्रोग्राम में आज कौन गेस्ट होंगे। यू आर मोर देन वेलकम, आप कमेंट्स के ज़रिए प्रोग्राम में शामिल भी हो सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, आप देखें हम अपने रब की नेमतों की बात करते हैं, रहमतों की, बरकतों की बात करती, बेशुमार नेमतें हैं। ये मौसम आप देखें, ये बज़ाते ख़ुद अल्लाह ताला की तरफ से, मेरे रब की तरफ से एक ऐसी नेमत है कि आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप देखें कि अभी ये जो मौसम इस वक्त हुआ हुआ है, ये सर्दी मैंने अपनी ज़िंदगी में तो नहीं इतनी सर्दी लाहौर में देखी। शायद हो सकता है देखी हो, मेरे जहन में अब नहीं आ रही होगी ये बात, इसलिए क्योंकि इतनी खुश्क सर्दी की ये लहर है लाहौर में कि आपको पंजाब में बिलखसूस, आप जब मोटरवे से, मैं आई वॉज ट्रैवलिंग लास्ट वीक बल्कि जब सर्दियों की छुट्टियां थीं तो आई वॉज ट्रैवलिंग, तो जैसे इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ अभी हम एंटर हो रहे थे मोटरवे पे, यानी करीब थे 50-60 किलोमीटर्स दूर थे, तो आप सोचे कि सूरज गायब होना शुरू हो गया और एक अजीब सा ग्लूमी वेदर है। पंजाब में बात करें, लाहौर में आप देखें सूरज नहीं नज़र आता, कभी कहीं नज़र आ जाए गलती से तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि थोड़ा सा सूरज तो है। ये मौसम बजाते खुद, फिर आप देखें सर्दियों में हम प्लान करते हैं कि जी नॉर्दर्न एरियाज़ जाना है, बर्फ़ देखनी है, लेकिन ये पहली बार शायद ऐसा हुआ है, अगर मेरे फैक्ट्स गलत नहीं हैं, कि ना नारान में, ना कागान में, ना मरी में, ना नॉर्दर्न एरियाज़ में बर्फ़ ही नहीं पड़ रही। आप ये सोचें थोड़ी देर के लिए कि जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो हमारा खित्ता, हमारा मुल्क किस कदर असरअंदाज हो रहा है, किस कदर अफेक्ट हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कि नॉर्दर्न एरियाज़ में इस सर्दी में बर्फ़ नहीं पड़ रही। आप थोड़ी देर, ये कुदरत का निज़ाम है, लेकिन इसमें इंसान का जो कसूर है, यानी मेरा आपका हमारा जो कसूर है कि हम जो बिला वजह पानी ज़ाया करते हैं, हम बिला वजह बहुत सारी कुदरत की चीज़ों को, कुदरत की नेमतों को, अल्लाह ताला की जो ये नेमतें हैं उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम अपने ज़ाती मफाद में दरख्त नहीं लगाते, पौधे नहीं लगाते। ये वही पौधे हैं कि फिर जब गर्मियाँ आती हैं तो हमें ठंडक और छाँव का एहसास और एक सुकून और इत्मीनान मिलता है। वही पानी जब आपने नहाने के लिए इस्तेमाल करना होता है या दांत ब्रश करने के लिए इस्तेमाल करना होता है तो आप ऐसे ही छोड़ जाते हैं, नलका खोल के छोड़ देते हैं 4 मिनट 5 मिनट पानी और अपनी गप्पों में, और उसमें मैं भी, मुझे लगता है कि मैं खुद भी शामिल हूँ। क्यों नहीं, हम अपनी इस्लाह भी क्यों ना करें, अपनी ज़ात से करें। तो ख़वातीन व हज़रात, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है जिसकी लपेट में पूरी दुनिया, लेकिन हमारा मुल्क बिलखसूस आप देखें, ये जो वेदर के ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं, दुआ ज़रूर कीजिए कि बारिश हो, अल्लाह ताला से बारिश की दुआ कीजिए ताकि अब उसके बाद जो है सर्दियों के मौसम के बाद बर्फ़बारी भी होनी ज़रूरी है। ऑब्वियसली एक निज़ाम है ना, उस निज़ाम को चलना चाहिए एक तसलसल के साथ। सो दुआ ज़रूर कीजिए। फिर आगे आपको मालूम है बाहर का मौसम शुरू होना है, फिर गर्मियाँ होनी है, तो ये तमाम मौसम जो हैं, एंड वी आर ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कि आप मेरी बहन जो है रिदा, शी इज़ अ डॉक्टर इंग्लैंड के अंदर। आप इंग्लैंड में देखें रिकॉर्ड ब्रेकिंग सर्दी हुई है, वो मुझे बता रही थी, कहती है कि हम तड़प रहे होते हैं धूप के लिए। यानी वो गोरे, तो अगर सादा ज़बान में बोलूँ, गोरे तो नहीं हम बोलते, हम तो सादा ज़बान बात करें ना, फॉरेनर्स ऑब्वियसली, वो लोग जो उधर के लोकल होते हैं वो तो बीच पे जा रहे होते हैं गर्मियों में कि कहीं धूप मिल जाए उनको, कहीं सुकून मिले, इत्मीनान। तो पाकिस्तान तो इज़ ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह कि हर मौसम हमारे पास है, बहार है, सर्दियाँ हैं, गर्मियाँ हैं, लेकिन जहाँ पे हमारी गफलत हो वहाँ पे उसकी निशानदही और उसकी इस्लाह करना ज़रूरी है। तो खुदारा कुदरत का और जो ये निज़ाम है उसका ख़ुद भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और दुआओं में ये याद रखें कि बारिश के लिए ज़रूर दुआ कीजिए। अच्छा जी, 042992000628 हमारा नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। क्योंकि सादी अरशद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और बिल्कुल उन्होंने कपड़े, आपको उधर लगेगा कि आप आए हुए हैं हॉलीवुड में इधर आपको लगेगा कि बस, हाँ बस कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप?
मैं तो आज आपकी तारीफ करने वाली थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस इन ब्लैक। आप बड़ा कम पहनते हैं। थैंक यू सो मच। मैं फिर आप लोगों, क्योंकि आप कोट पहन के आएंगे तो आपकी नुमाइंदगी इन ड्रेस में भी करना बहुत ज़रूरी है, बट यू आर लुकिंग लवली एज वेल एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात मेरे सामने मौजूद हैं। आज हम ख़वातीन हज़रात पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की रिवायात और फिर वीकेंड एट होम में बिलखसूस हमारी कोशिश होती है जितने भी हमारे सीनियर्स होते हैं, वो तमाम सिंगर्स जिन्होंने अपने काम और फ़न की वजह से मौसीकी की दुनिया में अपना नाम मनवाया और पाकिस्तान की नुमाइंदगी बैनुल-अक़वामी सतह पर करते हुए पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। ग़ुलाम अली साहब को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए हमारे साथ जो सिंगर मौजूद है, ही हैज़ गॉट अ मेस्मराइजिंग वॉइस। मैंने इनको पहली बार अभी रिहर्सल्स में सुना है, मैंने इनका जिक्र ज़रूर सुना था, मुलाकात पहली बार हो रही है। आप जब इनकी लाइव परफॉर्मेंस, जब ये ट्रिब्यूट पेश करेंगे ग़ुलाम अली साहब को, तो आप ये मान जाएंगे कि मैं वाकई में सही तारीफ़ कर रही हूँ, ये तारीफ़ के मुस्तहिक है। शामून फ़िदा भाई हमारे साथ मौजूद हैं और क्लासिकल सिंगर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी, मालिक का बड़ा एहसान। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत आवाज़ है माशाल्लाह आपकी, मालिक की देन है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, किचन के सेगमेंट में शेफ़ अनम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या बनने वाला है? आज हम बनाएंगे क्रिस्पी फ्राइड चिकन बना रहे हैं मेन कोर्स में। ठीक है। और स्टफ्ड पास्ता सैंडविचेस बनाएंगे हम, और उसके साथ आज मिंट मार्गरीटा बनाऊंगी। मिंट मार्गरीटा, ठीक है। तो कश्मीरी चाय किधर गई? आप इंशाल्लाह ताला कमिंग वीक में बना इस सर्दी में मिंट मार्गरीटा है ना? नहीं, लेकिन आज जरूर कश्मीरी चाय वो उसने मेन्यू ऐसा बनाया, वो हमें बाद में पिला, वो बाद में पिलाएंगे। क्योंकि वो मेन्यू के साथ जो है वो अब कश्मीरी चाय याद नहीं रही थी, वरना मैं ये एडजस्ट कर बात लेती। वेरी गुड, मैंने कवर आपके लिए खुद कर लेनी Thank थी you ये so बात। नहीं, ऑब्वियसली आपने डिज़ाइन किया भाई। और मिंट मार्गरीटा तो इज़ वन ऑफ दोज ड्रिंक्स कि किसी मौसम की ज़रूरत नहीं होती उसको पीने के लिए। आप कहीं पे भी जाए, मैं कल कहीं गई हुई थी रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड और बेटी के साथ, तो हमने भी पी थी मिंट मार्गरीटा, तो दैट्स गुड अगर आप घर में बनाना सीखें। अच्छा जी, 042992000628 हमारा नंबर है। सादी, आप रेडी हैं? मैं बिल्कुल रेडी, रेडी? बिल्कुल रेडी। लेकिन मैं एक बात जरूर करूंगी Please, जो आज call आपने फिर- कही। जी। आपने पहले कहा इस्लाम, फिर आपने कहा दुआ, और फिर आपने कहा ब्लेसिंग, क्योंकि मैं आपकी बातें बहुत गौर से सुनती हूँ। और आपने इतनी अच्छी बात की कि पहले इंसान अपनी इस्लाह करे, फिर इंसान दुआ करे, तो अल्लाह ताला ब्लेस ज़रूर करता है। ऐसा ही मुझे आपकी बात आज इतनी अच्छी लगी है ना कि अपनी इस्लाह भी करनी चाहिए, फिर अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए, और अल्लाह ताला बेशक आपको इतनी ब्लेसिंग्स देता है, आपको नवाजता है। ऐसा बिल्कुल ऐसे ही आप मांग के तो देखें, आप देखें फिर मेरा रब कैसे नवाजेगा। जी, कौन है, कहाँ से? अमारा है गुज्जर खान से। अस्सलाम वालेकुम अमारा। वालेकुम सलाम जी, मैंने पता करवाना था कि शादी गैरों में है या अपनों में है। इतनी जल्दी? एक सेकेंड में मुझे बताएं किसके बारे में? अपने बारे में? अब जी अपने बारे में। ओके, अब मुझे डेट ऑफ बर्थ और ईयर बताएं। 5वां महीना 3 तारीख 1986। मुझे नहीं आई समझ, सॉरी। 5वां महीना 3 तारीख 1986। 5 मई, 5वां महीना, ओके, मई का महीना 1986। जी 3 और तारीख। सॉरी, 3 तारीख। 3 तारीख। ठीक ओके ओके। और कहाँ पे, आप किस शहर में पैदा हुई थी? इसी गुलियाना में ओ, शहर में। ओके ओके। और अब आपने शादी के बारे में पूछना है? जी जी ओके, कि अपनों में है या आउट ऑफ फैमिली है? जी जी ठीक, कुछ और पूछना चाहेंगे? थैंक यू। लाइव जवाब सुनिए जी। ठीक। अच्छा जी, इनका जो शादी के हवाले से जो भी इनका सवाल था, शादी इनकी हर हाल में, सब कहते हैं घर वालों की मर्ज़ी से, कुछ ऐसा मामला, जान पहचान वाले लोग भी हो सकते हैं। और ये जो भी वक्त चल रहा है, ये जो भी टाइम पीरियड चल रहा है, तकरीबन नवंबर से इनके लिए वक्त अच्छा मुनासिब बना हुआ है। ठीक है। शादी में ना इनको बार बार सुन कहते हैं थोड़ी सी जद्दोजहद, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो रहेगी, मगर अगले साल के सितंबर तक अभी वक्त चल रहा है। ठीक है। सो परेशान ना हो, और परेशानी एफर्ट जिस तरह मैंने कहा, कोई रिश्ता हो के या मंगनी या रिश्ता हो के उसका ख़त्म होने के भी चांसेस हैं। अच्छा, ओके। मगर फिर वही कहूँगी कि परेशानी की बात नहीं है, उसको अल्लाह की रज़ा समझेगा, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में ये एक फ़ेज़ या ये एक चीज़ नज़र आती है। इट्स ऑल राइट, मगर इंशाल्लाह ताला अब से वो वक्त शुरू है। बिल्कुल सही जी। किरण है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम अस्सलाम मैम। अच्छा जी, किसके बारे में पूछना है आपने? जी मेरे हस्बैंड है, आपके साथ कारोबार के बारे में पूछना है हमको। सॉरी, किसके बारे में? मसला कारोबार के बारे में। कारोबार के, हस्बैंड के कारोबार के बारे में जी। जी टीवी की वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिएगा, ताकि यहाँ पे भी जरा खामोशी थोड़ी सी। इकबाल भाई, इकबाल भाई, 1 सेकंड के लिए खामोशी जरा जी। अच्छा चले, दोबारा से कर लें कॉल। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
काइंडली प्लीज़, मैं दोबारा, मुझे ज़रूरत तो नहीं कहने की, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, दोबारा कह दूंगी कि जब लाइव कॉल्स आप करते हैं किसी भी टेलीविज़न प्रोग्राम, इवन रेडियो प्रोग्राम में भी, तो टीवी की वॉल्यूम बंद कर दें, म्यूट कर देंगे, तो फिर बेहतर तरीके से रब्ता हो सकेगा। जी, क्योंकि यहाँ पे समझ नहीं आती है ना, वो इतना वो ज़रा हसल वसल सी हो जाती है। एनी हाउ मैं सिर्फ अभी के लिए सिर्फ इतना कहूँगी कि ये जो हफ्ता चल रहा है इसमें काफ़ी चेंजेस मुतवक्के हैं। और वैसे तो ये मंथ जो है जनवरी का, साल का आगाज़ है, जनवरी का महीना है, सबके लिए ही कोई ना कोई चेंजेस मुतवक्के हैं। और फिर से जो फरवरी का, क्योंकि फरवरी साथ ही आ जाएगा, इस हफ्ते में थोड़ा सा जिस चीज़ का आप सब ने ख्याल रखना है, मैं लास्ट वीक में भी कहा था कि अपनी सेहत के हवाले से सब थोड़ा थोड़ा ख्याल रखें, बल्कि एक्स्ट्रा केयरफुल रहें, क्योंकि कुछ प्लानिटरी पोजीशन है जो कि चेंज होनी है, आगे मई में जाके भी होनी है, सो सबको थोड़ा थोड़ा ख्याल रखना। बिल्कुल सही जी। खतीजा हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आई एम सो हैप्पी, आपकी आवाज़ इतनी अच्छी आ रही है ना, इसी खुशी में आप 2 सवाल पूछ सकती हैं, बताएं। इजाज़त अच्छा, है। एक मैंने ये पूछना कि मेरी सिस्टर है, उसका नाम फजीलत है, उसके सन 2001 है और 9 महीने की 13 तारीख। ठीक है, क्या पूछना चाहेंगी? पूछना ये चाहेंगे कि इसकी शादी कब होगी, अपनों में होगी, गैरों में कब तक होगी? ओके, अब मुझे डेट ऑफ बर्थ पहले बताएं। अच्छा, सन 2001 2001, ओके। और 9 महीने की 13 तारीख। सॉरी, 9 महीने की 13 तारीख को। 9वां महीना, ठीक है। और सेकंड, ओके। और शादी के बारे में? 14 तारीख। हाँ, 13 तारीख। 13 है जी 13 है अच्छा जी। शादी के बारे में पूछना है? जी, फजीलत नाम है इसका, पूछना कि कब तक होगी, अपनों में होगी या गैरों में होगी? ओके, 13 तारीख। और कौन सा मंथ है? 9वां महीना 2001। शादी अपनों में होगी, गैरों में। कुछ और तो नहीं पूछना चाहेंगी? और अपने बारे में पूछना था। ओहो, अच्छा भाई ना, आपने 2 सवाल की इजाजत दी है। चले, अच्छा मैंने 2 की इजाजत दी, सवालात तो फिर अच्छा जी बताएं जल्दी से। मेरा नाम खतीजा और मेरी जो है ना, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ बताएं। मेरी सन 2003 है। 2003 जी। और 21 जून। 21 जून जी। ओके जी, क्या पूछना है अपने बारे में? मैं अपने फ्यूचर के बारे में पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई जॉब कर सकती हूँ, मुझे बहुत ख्वाब है फौज में नौकरी करने का। अपनी जॉब के बारे में ना, राइट? जी, मैं फौज में नौकरी कर सकूँ कि नहीं, मुझे इसके बारे में पूछना, और आगे मेरा फ्यूचर कैसा होगा। ठीक है, जॉब के बारे में पूछे। थैंक यू सो मच जी। 21 जून 2003 जी, उन्होंने जी, बोला जी। था। अपनी जॉब के हवाले से पहले इनको बता देती हूँ। अच्छा जी, जॉब के हवाले से ये है कि आपके लिए कुछ मामलात बनने ही वाले, क्योंकि बन के बिगड़ना कुछ इस टाइप की चीज़ है। वैसे तो इसको हम कहते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग मंगलिक एजल, मून मार्स इकट्ठा है, तो बेटा आपको तो ज़िंदगी में कामयाबी बहुत मिलनी है। वेरी स्ट्रॉन्ग बर्थ चार्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, और डोमिनेटिंग है, बड़ा अपने घर में मामलात को, चीज़ों को हैंडल करना ये जानती है। घर का एक होता ना कि चाहे नंबर में जो मर्जी हो, लेकिन घर का बड़ा बनना बच्चा, इसको हम कहते हैं। अच्छा, जहाँ तक इन्होंने दूसरा जो डेट ऑफ बर्थ बताई थी, उसके हवाले से इन्होंने शादी का, मेरा ख्याल है शादी का पूछा। हाँ, शादी का पूछा था। तो देखिए, वो बच्चा भी जो है, इसको हम मंगल दोष बोलते हैं। इनकी शादी में ना थोड़ा सा डिले आएगा, और जल्दी शादी का मैं इनको बिल्कुल नहीं कहती, थोड़ा सा टाइम लें इनके लिए। 2026 होगा ना, 25 का एंड और 26, वो ज़्यादा बेहतर है। और उसमें भी ये है विद कंपैटिबिलिटी, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। देखिए, मैं ना स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करती हूँ, मैं ये नहीं कह सकती कि जी आप ऐसे कर लें, नहीं, you can't sugarcoat it, हाँ, शुगर कोटेड मैं नहीं बात कर सकती। इनको प्रॉब्लम आ सकती है रिश्ते में अच्छी खासी, और अभी ये उस प्रॉब्लम को, या रिश्ते में, या जो भी इनका जो भी मामला चल रहा है, उसको ये कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं। बिल्कुल सही। शमून भाई, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको याद है? कौन से मंथ में पैदा हुए थे, महीने? जी, मैं अक्टूबर में। अक्टूबर। इनका स्टार बना? आप अक्टूबर की क्या कोई शुरू? 22 अक्टूबर। हाँ, ये वैसे भी कस्प में आ गए ना, ये स्कॉर्पियो और लिब्रा का कस्प है, लेकिन इनके अंदर ज्यादातर क्वालिटीज लिब्रा की। अच्छा, रियली? हाँ जी। अच्छा, लिब्रा की, वैदिक में हम इसको ऐसे ही कहते हैं, लिब्रा की वेरी पोलाइट, हम्बल, अपनी वो एक मिजाज अपना होगा, और लविंग, काइंड। और इनके लिए जो पिछला साल खास तौर पे होगा, काफ़ी टर्निंग पॉइंट्स आए होंगे। जी बिल्कुल, काफ़ी टर्निंग पॉइंट्स। बिल्कुल सही, और इनकी
पर्सनल लाइफ में भी आए होंगे और प्रोफेशनल लाइफ में भी आए होंगे। जी ऐसे ही। ऐसा ही है, चलें, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। अच्छा जी, कौन है, कहाँ से प्लीज बताइएगा? ईमान है समंदरी से। जी अस्सलाम वालेकुम ईमान। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं तुम्हें सब? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। आप कैसी हैं, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, किसके बारे में पूछना है, बताओ? जी मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। ओके, भाई का नाम बताएं। फैजान कपूर। शहबाज? फैजान कपूर। फैजान, ओके फैजान, ओके। और डेट ऑफ बर्थ हो ये बताइए? 16 जुलाई 16 जुलाई 2002। 2002, एक्सीलेंट। ओके जी, डेट अब बताइएगा, क्या पूछना चाहेंगी? जी मेरे भाई जो है वो बाहर जाना चाहते हैं, कि बाहर आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, लेकिन कोई मसला ना सूटेबल नहीं हो रहा है, कि रुकावट आ जाती है हर बार। ओके ओके ओके, ठीक है। हमारी दुआएं आपके भाई के लिए। लाइव जवाब सुनिएगा। थैंक यू सो मच जी। अच्छा देखिए बेटा, जिस एज में अभी वो है ना, अभी तो आएंगे प्रॉब्लम्स, इश्यूज आएंगे, अभी वो नहीं जा पाएगा। ठीक है। देखो पैसे भी ज़ाया, वक्त भी ज़ाया, और जो तवज्जो होती है ना वो अभी उसकी उस तरफ लगी हुई है। तो मेरा बच्चे को बिल्कुल सीधा सीधा मशवरा है कि अभी वो कोशिश ना करें। अभी वो एक ख्वाब है, इसको हम कहते हैं छलावा, अलूजन, ठीक है। अभी वो बहुत अलूजनरी बच्चा है। सो अभी तो वो उसको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। मेरा सजेशन ये है कि अगर वो कोई इसी की जगह से हम कहते हैं कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है, कोई यहाँ पे रहते हुए किसी मल्टीनेशनल जॉब करता है, किसी ऐसे स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं जो एफिलिएटेड हो बाहर से, तो वो चीज़ फिर वर्कआउट कर जाएगी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर वो कहे ना मैं बाहर चला जाऊं, तो ये चीज़ वर्कआउट नहीं करनी, क्योंकि 9th हाउस सैटर्न राहु कभी भी नहीं जा सकता। और मैं यहाँ पे प्लीज़ गुजारिश और रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी, बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स ऐसे होते हैं, इवन फैमिलीज भी, लेकिन फैमिलीज ये कभी भी नहीं कहती यंगस्टर्स को प्रेशराइज करके कि भाई गलत तरीके से बाहर जाने की कोशिश करो। लीगल एंड द राइट वे इज़ द राइट वे कि आप बाहर जाएं, वेट कर लें। और ये मैंने बड़ी अच्छी बात, एक जगह पे एक कोई वीलॉग था, वहाँ पे मैं देख रही थी कि हम बाहर की बात करते हैं, अमेरिका लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, हमारा मुल्क है, इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आप बिल्कुल ने अगर आगे तरक्की करनी है, जिसने करनी है वो इधर भी कर सकता है। देखिए सुंदस, मैं आपको एक और एस्ट्रोलॉजी में मैं आपको एक चीज बताऊं, आप जो मर्जी कर लें, चलिए मेरा अपना जायचा या मेरे अपने घर में किसी का है, आप यकीन कीजिए कि अगर कोई प्लैनेट ऐसी पोजीशन पे बैठा हुआ है ना, वो बच्चा अगर चला भी जाता है, फर्ज कीजिए जी कोई जद्दोजहद करके चला भी जाएगा, वापस आ जाएगा। बिल्कुल सही। अगर कोई ऐसा दशा बैठी हुई है, कोई ऐसा कुछ, वो बच्चा वापस आ जाएगा। नहीं पॉसिबिलिटी बनती है समहाउ और अदर, कोई और रीजन बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा, क्योंकि ये तो यहाँ पे मेरे पास बहुत थोड़ा सा टाइम होता है किसी का जायचा बताने में, अदरवाइज कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है। तो मैं कहती हूँ आप पैसे भी जाया करते हैं, एफर्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, एनर्जी सब कुछ, व्हाट्स द पॉइंट? बिल्कुल, जिंदगी में शॉर्टकट्स नहीं, खवातीनों से जो भी हो जाए। अच्छा जी, हिना है चीचा वतनी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सुंदर, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। आप कैसी हैं, ठीक हैं? जी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप सारी टीम ने ये शो सारा अरेंजमेंट किया। और ना आपसे एक सवाल था। जी जी। ये टॉरस और पाइसेस का प्लीज ये एक बता दे कि कैसा गुजरेगा। अच्छा, टॉरस या पाइसेस में से किसी एक का बताना है? दोनों का बता देते? हाँ, ओके, बस यही आप। टॉरस ये हमारी डेट ऑफ बर्थ नोट डाउन कर लीजिएगा कि हमारी शादी कब होगी। क्या चीज? शादी कब होगी, तो डेट ऑफ बर्थ हो ये बताइए। हाँ जी बताएं। 25 तारीख। 25 तारीख। जी जी, 25 व्हाट 25 जी, चौथा महीना। ओके, चौथा महीना 2004। 2004। और आपका नाम पूरा? हिना शफीक। ओके, और शादी के बारे में पूछना है? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। छोटी छोटी सी फरमाइशें पहले दो वाली। हाँ वो। अच्छा, एक उन्होंने टॉरस का पूछा था और पाइसेस का कि साल कैसा गुजरेगा। टॉरस वालों के लिए काफ़ी कदरे बेहतर है, ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और हर साल शुरू होते ही थी, लेकिन मई के बाद से बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आने वाली है, बहुत अच्छी, बड़ी बेहतरीन है। और जिनको सेहत के मसाइल थे, उनकी सेहत के मसाइल बहुत बेहतर हो जाएंगे, बल्कि ये साल जैसे ही शुरू है काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी है। बट आफ्टर में अ बिग चेंज, बहुत अच्छा चेंज है। फिर आ जाते हैं जो पाइसेस है, पाइसेस जो स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं या जो कोई नए काम करना चाहते हैं, कि एडमिशन्स है, जो कुछ भी है, व्हाट अ वंडरफुल ईयर,
पाइसेस वालों के लिए बड़ा अच्छा है, बेहतर है, हर तरह से है, बहुत अच्छा साल है ओवरऑल पाइसेस वालों के लिए बनिस्बत पिछले 2 साल से। ओके, ठीक बिल्कुल है। सही। अच्छा जी, अब जो इन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताई है उसके मुताबिक शादी का। जो इन्होंने शादी का पूछा है, तो शादी के लिए बेटा अभी थोड़ा सा आप वेट कीजिए। अगर आपको कोई आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी कोई भी रिश्ता आता है तो ठीक है, मुनासिब है, मगर आपके लिए जो शादी का ईयर बनता है ना, वो ट्रस्ट में अभी 3 साल बाद बनता अच्छा, है। ओके, जो अच्छा होगा, बेहतर होगा, इसको हम कहते हैं स्टेबिलिटी वाली शादी आती है। ठीक है। ठीक है। अभी जो आपके लिए अभी अगर फर्ज कीजिए कोई इसी साल में अगर मिसाल है कि कोई रिश्ता आते होंगे, सेकंड हाफ आपके लिए ज़रा शायद बेहतर होगा, तो उसको देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, मगर विद कंपैटिबिलिटी, जिसका मैं अक्सर बाबा जिक्र करती हूँ। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अरीश है गुजरात से। अस्सलाम वालेकुम अरीश। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। आप कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से यू लुक सो एलिगेंट। अच्छा जी, मुझे थोड़ी सी आवाज़ कम आ रही है, मुझे बताइएगा किसके बारे में पूछना है? मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। ओके, भाई का नाम बताएं। अपने बारे में, अपने अच्छा बारे में। अपने बारे में, ओके जी, बताएं क्या पूछना चाहती हैं? मैं अपने फ्यूचर के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे काफ़ी काम है जो रुके हुए हैं, लाइक स्टडीज और मेरी मैरिड लाइफ के बारे में पूछना चाहती हूँ कि आगे क्या होगा। ओके, एक जनरल। ओके, डेट ऑफ बर्थ हो यह बताएं। मैं 4 अप्रैल 2021। अप्रैल 2021। 21। ओके, सॉरी। I'm sorry 2001। अच्छा, I'm मुझे sorry, मैं confused पैनल हो से गई। मुझे डांट पड़ रही है कि 2 साल की हैं जो आपको फोन कर रही हैं। आप खुद I'm so sorry। कर लो, सोच लो, पहले बता दो, सोच लो कि कौन सा ईयर है। 4 अप्रैल 2001। मैं कंफ्यूज हो गई थी। पक्का है या ये भी अब गड़बड़ है इसमें? नहीं, पक्का। चलो बस ठीक, चलो शुक्र है मेरी डांट न्यूट्रल हो गई है, वरना जो मुझे I'm so sorry। ओके, कोई इशू नहीं, हो जाता। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। अच्छा जी, उन्होंने ओवरऑल अपने बारे में पूछा है, तो ओवरऑल बेटा अच्छा ईयर है आपके लिए, अच्छा साल है, अच्छा टाइम है। और एक चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ जो आपको ट्रबल देती है, वो आप पास्ट में बहुत रहते हो। ठीक है। और जिस तरह अभी इसको थोड़ा सा ना, मैं कहूँगी हम मेडिसिन्स खाना पसंद करते हैं, हम मेडिटेशन नहीं करते हैं। सो मैं इनको सजेस्ट भी करूँगी, गो फॉर मेडिटेशंस। मेडिटेशंस क्या होती हैं? जिस तरह हम अपनी इबादत करते हैं, पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, वो एक अलग चीज़ होती है। बट अगर मैंने अपने यूट्यूब पे भी बहुत सी ऐसी ना वीडियोस शेयर की हुई हैं, आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग मेडिटेशंस की तरफ जाए। हम किसी दिन से बाय द वे इस चीज़ पे प्रोग्राम करेंगे कि मेडिटेशंस क्या होती हैं, कलर थेरेपीज क्या होती हैं, आप अपने आप को किसी फोबिया से निकालें। क्योंकि मैं इस बच्ची की लाइफ में देखती हूँ कि ये किसी ना किसी चीज़ में ना हर वक्त किसी जोन में रहती है, हर वक्त किसी चीज़ में स्टक रहती है। तो लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए, आगे की तरफ निकलना चाहिए, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और इस बच्ची को भी मेरा यही मशवरा है, अदरवाइज ऑल इज वेल, ऑल इज फाइन, शी इज़ वेरी ब्रिलियंट, बिल्कुल फुल ऑफ अक्लमंद है। बट कहीं ना कहीं अटक जाती है, तो वो एक चीज़ है। बिल्कुल सही, कोई इशू नहीं है जी। एनीथिंग फॉर यू। आपकी कॉल्स ज़रूर हम सादी अरशद साहिबा के सेगमेंट में लेते हैं। प्लीज़ दोबारा से रिक्वेस्ट करते हुए नेक्स्ट वीक भी कॉल्स का इंशाल्लाह सैटरडे के रोज़ सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन टीवी की वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दीजिए, नहीं समझ आती कर दीजिए, म्यूट कर दें। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है, ये मेरी तरफ देख रही होती हैं, मैं सोच रही होती हूँ, और मैं कभी कभार परेशान भी हो जाती हूँ कि आप लोग इतनी मेहनत से कॉल करते हैं, एंड आई डोंट वांट कि वो कॉल ड्रॉप हो। तो खुदारा आप अगर चाहते हैं लाइव बात करना सादिया से, तो ये ज़रा जस्ट मेक श्योर कि टेलीफोन लाइन जो है वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही हो। थैंक यू सो मच जी। और शमून भाई हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम अली साहब को ट्रिब्यूट पेश करते हुए क्या पेश करेंगे सबसे पहले? जी, एक बड़ी खूबसूरत गज़ल मोहसिन नकवी साहब की अरे फरमाइश भी है, तो आप सबकी नज़र करूँगा। और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है, मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब गुलाम अली खान साहब जी, जो कि पूरी दुनिया में एक ही हैं, और अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। आमीन। बड़े वसूख से दुनिया फरेब देती है,
बड़े वसूख से दुनिया फरेब देती है, बड़े खलूस से हम एतबार करते हैं। ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया, आवारगी ये दिल, ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया, आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ, आवारगी ये दिल, ये पागल दिल मेरा। कल शब मुझे बेशक्ल की आवाज़ ने चौंका दिया, कल शब मुझे बेशक्ल की आवाज़ ने चौंका दिया। मैंने कहा कौन है, उसने कहा आवारगी ये दिल, ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया, आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ, आवारगी ये दिल, ये पागल दिल मेरा। ये दर्द की तन्हाइयाँ, ये दश्त का वीरान सफर, ये दर्द की तन्हाइयाँ, ये दश्त का वीरान सफर। हम लोग तो उकता गए, अपने सुना आवारगी ये दिल, ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया, आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ, आवारगी ये दिल, ये पागल दिल मेरा। कल रात तन्हा चाँद को देखा था मैंने ख्वाब में, कल रात तन्हा चाँद को देखा था मैंने ख्वाब में। मोहसिन मुझे
सांस आएगी शायद सदा आवारगी, ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी, ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। जी ख़वातीन व हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। शेफ़ अनम किचन सेगमेंट में मौजूद हैं। हमारे साथ ब्रेक पर ज्वाइन किए। ब्रेक के बाद डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा ने, जो वीकेंड एट होम की फैमिली मेम्बर हैं, मेरी बड़ी बहन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुंदस माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। मैं कहती हूँ अभी सादिया थी, सादिया भी मेरी बड़ी बहनों की तरह ही है, डॉक्टर साहिबा भी बड़ी बहनों की तरह। उधर लग रहा है हॉलीवुड, इधर मैं अब कुछ कह नहीं सकती हूँ, लेकिन कतई ऐसी कोई बात नहीं। हाँ बस है, फैशन के लिए कुछ भी किया जा सकता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं बट यू लुक स्टनिंग माशाल्लाह से। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आप ब्रेक में ऑब्वियसली पहले सेगमेंट में भी आ गई थी एंड आप सुन रही थी शमून भाई की आवाज़ के बारे में बताइएगा। मैं कहती हूँ कि जो आवाज़ है ना वो तो मेरे ख्याल में कई लोगों को मिलती है, लेकिन उस पर अबूर हासिल करना और उसके ऊपर स्पॉट ऑन जाना, उसका उतार चढ़ाव, जिस तरह ये गा रहे हैं आजकल, तो अस्थाई अंतरा का वो राय नहीं ना कोई। वो मैं देख रही थी कि इनके अंदर वो ही हैज दैट पुख्तगी और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ठहराव भी है एट द सेम टाइम। और ख़वातीन उज़्ज़त गुलाम अली साहब को ट्रिब्यूट पेश करें, खराज तहसीन पेश आज हम कर रहे हैं, और ये खुद भी उनके शागिर्द हैं। तो फिर ये गज़ल गायकी में जो ठहराव है और जिस अंदाज से सुर को बदलने का हुनर आप में मौजूद है, कुछ कहना चाहेंगे? जी बस ये मेरे उस्ताद मोहतरम और मेरे वालिदैन की और अल्लाह ताला की मेहरबानी है जी, ये सारा कुछ। और गुलाम अली साहब की अगर हम बात करते हैं, मैं तो ऑब्वियसली जितना भी हमने सुना है उनको, उनकी तो आवाज़ में एक जो मिठास है, एक कशिश है, आवाज़ में भी कशिश है। हम कहते हैं ना शख्सियत में, शख्सियत तो है ही खूबसूरत। कमाल कमाल। आपने तो उनसे जो सीखा, उनको एज उस्ताद कैसा पाया? बहुत ही उस्ताद जी बहुत प्यार करते हैं, बल्कि मैं शागिर्द हूँ लेकिन मुझे हमेशा उन्होंने बेटों की तरह प्यार किया है। बहुत ही, जितनी भी उनकी तारीफ की जाए कम है। एक ऐसी नसीहत जो उन्होंने आपको एज ए शागिर्द, एज ए उस्ताद उन्होंने आपको बताई कि भाई बेटा ये करना है तुमने? बस उन्होंने कहा कि रियाज करें और जो गज़ल का जो सफ़र है इसको सारी ज़िंदगी नहीं छोड़ना। बिल्कुल, चाहे जैसे भी हालात हों, आप एक ट्रैक पे चलना है, तो गज़ल को आगे तक लेके जाना है, इसमें आगे आपने बढ़ना है। अल्लाह ताला जरूर आपको कामयाब करेगा। बिल्कुल। और अब आप ये बात भी सही है, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, कि गजल गाना हर एक उसका नहीं है, नहीं बस की बात नहीं है बिल्कुल। और गजल गायकी के जो सुनने वाले होते हैं ना, वो बड़े बाज़ौक़ लोग होते हैं। तो वहाँ पे गलती की, क्लासिकल मौसीकी की बात करें और गज़ल गायकी की बिलखसूस, हर म्यूज़िक के जॉनरा, लेकिन ये दो जॉनरास ऐसे हैं कि बाज़ौक़ लोग सुनने वाले, तो फिर गलती की गुंजाइश नहीं होती। उसके लिए तरबियत और अबूर हासिल होना ज़रूरी है। अच्छा जी डॉक्टर साहब आप मौजूद हैं और हमने बहुत सारे अब तक टॉपिक्स जो हैं कवर करने की कोशिश की है। हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आती हैं। एक ऐसा टॉपिक जो मुझे वैसे भी लोग कह रहे थे और हमने प्लान भी किया हुआ था, फाइब्रॉइड्स के हवाले से बात करना। ये बच्चियों में, हमारी बेटियों में, ख़वातीन में ज़्यादा क्या ख़वातीन ही में पाया जाता है फाइब्रॉइड्स का मसला। इसके कॉजेज़ क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं ये? अच्छा, अभी जैसे सबसे पहले हम बता दें नाजरीन को कि आम फहम ज़बान में फाइब्रॉइड्स का मतलब होता है कि जब रहम या जो बच्चादानी है उसके जो मसल्स हैं वो खुद ही से मल्टीप्लाई करके एक ट्यूमर बना दें। ठीक है। अब जब इस ट्यूमर की बात आती है तो इट्स अ नॉन कैंसरस ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर है, ठीक है, लेकिन उसके सिम्टम्स बड़े सिवियर होते हैं और कई दफ़ा ये रहम के अंदर होता है, कई दफ़ा उसके मसल्स के ऊपर, कभी अंदर की साइड पे होता है। ठीक है। तो ऐसे कई लोगों में इनफर्टिलिटी यानी कि उनके घर औलाद नहीं फिर पैदा होती, क्योंकि ऑब्वियसली रहम वाली जगह जो है दैट्स ऑक्यूपाइड बाय द फाइब्रॉइड। ठीक है।
उसके अलावा अगर ऐसे लोगों में प्रेगनेंसी हो जाए जिनके फाइब्रॉइड्स हों, तो उसमें फिर आगे बच्चे के ऊपर दबाव और वो के आगे जो लेबर है, जो पैदाइश का अमल, उसमें भी बहुत ज़्यादा हिंड्रेंसेस होती हैं। ठीक है। और ऐसी ख़वातीन अमूमन दे आर ऑलवेज एनीमिक, खून की कमी उनमें होती है, बिकॉज फाइब्रॉइड के, अभी आप जैसे पूछ रहे थे कि सिम्टम्स क्या हैं, तो फाइब्रॉइड के ये सिम्टम्स हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, ठीक है। इरेगुलर ब्लीडिंग होती है, पेल्विक प्रेशर फील होता है कि जैसे पेट में कुछ है और ठीक बहुत है, हैवी है। ठीक है। और इसके अलावा ऐसे लोग अनीमिया का शिकार होते हैं, सांस बहुत जल्दी चढ़ता है, काम कोई नहीं होता, नकाहत हर वक्त रहती है, और जाहिर अनीमिया के जितने भी सिम्टम्स हैं खून की कमी के। ठीक है। तो ऐसे लोगों का जो है वो इलाज होना ज़रूरी है। जब ये सिम्टम्स प्रोड्यूस करना शुरू हो जाए तो फिर ज़रूरी है। अच्छा, अब जो अजीब सी ख़तरनाक सी बात ये है कि सुंदर, जब हम पढ़ते थे ना अपनी टेक्स्ट बुक्स में, तो हमारे बताते थे कि जी 30-40 साल की उम्र में ख़वातीन को होता है। द बैड पार्ट इज़, जो कि अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए, सबको सेहत दें, आमीन, कि इवन 16-17 साल की बच्चियों में भी शुरू हो गया। और मैं अभी यही पूछने लगी थी कि कि ये टाइम वो है कि अभी दे हैवंट, मतलब अभी ग्रो शादी कर रही भी नहीं होती हैं हुई बच्ची, और सारा कुछ, और अभी आगे जाके उन्होंने मदर्स बनना है, तो ये इसकी बहुत ज़्यादा होती जा रही है जो इंसिडेंट्स है। सो इसलिए इसका इलाज बहुत ज़रूरी है, इसके लिए डाइट लेना सही ज़रूरी है। जिन ख़वातीन को फाइब्रॉइड्स डायग्नोज हों वो अपनी बच्चियों को ज़रूर दें, क्योंकि उनके अंदर एक जेनेटिक फैक्टर फिर आ गया, ठीक है, मोरूसियत का फैक्टर आ गया। तो उसमें यह है कि वो अपनी बच्चों को क्रूसिफरस वेजिटेबल्स जो कि होती हैं, जो कि गोभी की शक्ल की तमाम चीज़ें, ब्रोकली हो गई, गोभी हो गई, ठीक है, इसके अलावा स्पिनच हो गया, यानी कि पालक हो पालक, गया, सरसों का साग, ये सारी चीज़ें बहुत सारी दें, मुरिंगा बहुत ज़्यादा दें। ऐसे ही ख़वातीन जो है इनको बेरीज, स्ट्रॉबेरीज का मौसम आता है, फल वगैरह ज़्यादा दें, नेचुरल और सारी गोश्त जो है, जो कि रेड मीट है, यानी कि बीफ और मटन, वो ज़रा कम दें। ठीक है। तो ये, इसके अलावा कद्दू बहुत अच्छी, आपको पता है कि सुन्नत नबी में भी इसका बिल्कुल जिक्र ऐसा ही है। और उसके अलावा जो है कद्दू और कद्दू के बीज, और इसके अलावा सनफ्लावर सीड्स, ये आप लेते रहें तो कम से कम आप, अगर आपको फाइब्रॉइड है तो आप उसका साइज कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। ठीक है। और बच्चियों में फिर आगे इसका इंसिडेंस का। डॉक्टर साहब, अब मैंने ये भी देखा है, एक हमारी जानने वाली, उनको यही एग्जैक्ट इशू था, और उनका वो हमल से गुजर रही थी, बच्चा भी अभी पैदा होना था, साथ साथ फाइब्रॉइड भी ग्रो कर रहा था। अब इस सिचुएशन के अंदर अगर बच्चियां हैं, एक्सपेक्ट कर रही हैं, और साथ साथ फाइब्रॉइड का भी अल्लाह ना करे मसला हो, लेकिन अगर है, लेकिन होता है, हाँ, तो फिर किस तरीके से बेड रेस्ट ज्यादा करना पड़ेगा, क्या एहतियात करनी पड़ेगी? उसमें जो एहतियात है वो आपको डॉक्टर बताएगा उस साइज से कि आपकी क्या किधर इम्पिंज कर रहा है बच्चे के ऊपर। और कई दफ़ा ऐसी दवाइयाँ भी दे देते हैं जिससे फाइब्रॉइड का ज़रा थोड़ा, हालांकि प्रेगनेंसी में आप जैसे कह रही हो कि वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे बच्चा भी ग्रो होता है वो भी ग्रो होता है, क्योंकि हार्मोन्स के अंडर ये काम कर रहा होता है, एस्ट्रोजन के। तो उसमें ये है कि फिर इलाज भी हो सकता है बाय दवाई, और इसके अलावा कई दफ़ा हम ऐसे प्रोसीजर्स भी कर सकते हैं, जैसे जिसको हम आजकल कह रहे हैं कि जो यूट्राइन आर्टरीज हैं, यानी कि जो वेसल जो उसको सप्लाई करता है, खून देता है उस फाइब्रॉइड को, उसको ही हम बंद कर दें, यानी जो फीड उसको कर रहा है, जो उसको फीड कर रहा है, ठीक है, आप उसको ही बंद कर दें, उसकी एम्बलाइजेशन कर दें, तो वो फाइब्रॉइड जो है वो श्रिंक करना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, मैं सॉरी, कथा कलामी की माफ़ी, हमने ये देखा, ये थोड़ा सा टॉपिक से हट के, लेकिन ऑब्वियसली डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर चीज़ टॉपिक से रिलेटेड है। सेहत की बात करें तो हम ये देखते हैं कि वक्त के साथ साथ हम जो ये बहुत सारा बाहर का खाना खा रहे हैं, हम जंक फूड की तरफ चले गए, छोटे छोटे बच्चियों को भी जंक फूड की तरफ हमने, होम डिलीवरीज एंड XYZ हर घर के अंदर। वरना एक दौर ऐसा था, मुझे अपना बचपन याद है कि हम पराठा खाया करते थे, अंडा ऑमलेट खा रहे होते थे। आजकल के बच्चे बाहर से खाना बुरा समझा जाता था, हम सोच भी नहीं सकते थे, महीने में एक बार होता था। एग्जैक्टली। तो इसका भी तो असर सेहत के ऊपर और हार्मोन्स के ऊपर भी तो आता है ना बच्चियों हो रहा है। आप खुद देख लो कि ये जो गलत मसाला जात यूज होते हैं, जो ऑयल का बार बार पकना होता है, ऑयल इटसेल्फ इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। बहुत ज्यादा मैदे का इस्तेमाल, क्योंकि जब आप जाते हो तो आप नान वगैरह
वगैरह में कभी हो गया इंडल्ज कर लिया, पूड़ियों में भटूरों में कभी इंडल्ज कर लिया, लेकिन हम लोग तो अब ऑलमोस्ट हर वक्त ही इस किस्म के खाने खा रहे हैं। हम लोग तंबाकू नोशी का बहुत है, ड्रग्स का बहुत है, स्मोक हम लोग जो करते हैं सिगरेट्स वगैरह का, और शीशे का बिल्कुल एक सही। जो चल रहा है रिवाज एक हाँ unfortunate- बच्चों में और फिजी ड्रिंक्स जो हैं बिलखसूस एग्जैक्टली और जो जूसेस डिब्बे में बंद जो चीज़ें हैं ना, उनका मैंने देखा है बहुत ज़्यादा रुझान हो गया है। इवन कैफेटेरियाज में भी, स्कूलों की हर जगह पे। वाइल आई थिंक कि आप कैफेटेरियाज में भी अच्छी चीज़ें दे सकते हैं। ये वो बच्चियां हैं या वो बच्चे हैं जिन्होंने आगे जाके आपकी नेक्स्ट जनरेशन बनना है, ऐसा ही है। और उनके ऊपर पूरी इतनी जिम्मेदारियां। आप देखो अनुषा स्कूल जाती है, तो जो हम उसकी उम्र में पढ़ते थे हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारी नहीं थी बिल्कुल जो ऐसा कि ही। अब बच्चों से गुजर रहे हैं। लेकिन हम उनकी न्यूट्रिशन ही सही नहीं कर True, I रहे, तो agree. कैसे? तो ये मैं ये नहीं कह रही कि बाहर से खाना बंद कर दें, लेकिन बैलेंस करें। बिल्कुल, I agree. डू लिव अ बैलेंस लाइफ। बिल्कुल ऐसा ही है। हफ्ते में 1 दफा 2 दफा अपने लिए रखें, लेकिन जो घर के खाने की बात है वो प्लीज अपने लिख लें कहीं पे दीवार पे कि हमने घर का साफ हाइजेनिक खाना खाना। बिल्कुल। और एक छोटी सी टिप, इनकी टिप ऑफ द डे से पहले मेरी टिप भी ऑफ द डे भी, कि जितने भी बच्चे बच्चियां, लड़के और लड़कियां दोनों, जो ग्रोइंग एज में होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। हमारे घर में ना ज़बान इस्तेमाल की जाती है, नानी करती थी पढ़ने वाला बच्चा, तो पढ़ने वाले बच्चे को भूख ज़्यादा लगती है, तो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको घर का खाना, पराठा दे दिया, घर के बने हुए कबाब दे दिए, बाहर के भी खाने खाएं, लेकिन पढ़ाई के दौरान जो है घर का खाना साफ सुथरा, उसके अंदर बना हुआ, इन्वायरमेंट के अंदर माँ के हाथ का बना हुआ या जिसने भी बनाया हुआ है, उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक बात की है। और एक आज मैंने एक जूस का रेसिपी ढूंढी है जो कि फाइब्रॉइड्स के लिए अच्छा होता है। एक एप्पल लें, एक सेब लें, एक ऑरेंज लें, मौसमी, माल्टा जो भी आजकल है। 2 कप आपने पाइनएप्पल लेना है। अगर पाइनएप्पल नहीं है तो उसको मिस कर दें, लेकिन ये ज़रूर पिएं जिन लोगों को फाइब्रॉइड्स या खून की कमी है। 2 इंच आपने जिंजर यानी कि अदरक का जो है वो टुकड़ा लेना है, और 1 कप आपने लेनी है पालक। जो पालक, जो छोटी छोटी पालक, बेबी पालक जिसको कहते हैं, क्योंकि वो जूसेस में ज्यादा यूज होती है, नहीं तो कड़वा जायका हो जाता है। और 3 आपने गाजरें लेनी है रेड वाली, और 1 कप आपने लेना है चुकंदर का। इस सारे का आप जूस बना लें और वो जूस पिए। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। और ये कितना पीना होगा, किस तरीके? दिन में 1 दफा पी लें, दिन में सुबह के वक्त। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, इट्स ऑलवेज अ ट्रीट। थैंक यू सो मच। बहुत सारी दुआएं, ऑलवेज अ ट्रीट बीइंग विद यू। आपके लिए बहुत सारी दुआएं ख़वातीन नौज़ाद। अच्छा जी, गुलाम अली साहब को ट्रिब्यूट पेश करते हुए अब हम क्या सुनेंगे? एक बहुत अच्छी गज़ल पूरी दुनिया में बड़ी मकबूल हुई, मैं पीछे प्लीज। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर
अपनी आँखों में छुपा रखे जुगनू है मुसाफिर की तरह। आज की रात मेरा दर्द मोहब्बत सुन ले, कपकपाते हुए होठों की शिकायत सुन ले। आज से ख्यालात का मौका दे दे, हम तेरे शहर आए हैं मुसाफिर की तरह। भूलना था तो ये इकरार किया ही मुसाफिर की तरह। जी ख़वातीन नौज़त, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। शेफ़ अनम भी किचन में मौजूद हैं। इट्स ऑलमोस्ट डन, अभी प्रेजेंटेशन की तरफ भी जाएंगे और उसके बाद खाने की तरफ भी जाएंगे और रेसिपी की तरफ भी ज़रूर। लेकिन उससे पहले जी ब्रेक के बाद हमें जिन मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने ज्वाइन किया है, ख़वातीन नौज़त, बहुत अच्छा लगता है। बिलख़ुसूस हम जब प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं, द वे पाकिस्तान में, बिलख़ुसूस पाकिस्तान के हर एरिया में, हर शहर में हमें जो एक तरक्की नज़र आती है प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स के हवाले से, और फिर अगर उस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट को चलाने वाला भी प्रोफेशनल हो तो इससे बढ़कर खुशकिस्मती हो नहीं सकती। हमारे साथ इस वक्त जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, इज़ बिन सर्विंग माशाल्लाह नाउ फॉर द पास्ट सो मेनी ईयर्स। प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल हुसैन डोगर साहब मौजूद हैं। ही इज़ द प्रिंसिपल ऑफ गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज एंड एलाइड टीचिंग हॉस्पिटल्स गुजरांवाला। सर का तारुफ में सिर्फ ये तमाम बातें नहीं हैं, मेयो हॉस्पिटल के साथ भी वाबस्ता रहे हैं, जो सर्जिकल टावर का रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसकी बुनियाद रखने वालों में से, एंड ही इज़ बिन द हेड ऑफ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जब तक सर्व किया इन्होंने मेयो हॉस्पिटल में। वेलकम करेंगे सर को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई होप आई हैव डन जस्टिस। कहीं पे सर कोई इस्लाह की जरूरत हो तारुफ में, वो आप बताएंगे मुझे। नहीं, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के आप ग्रेजुएट हूँ मैं 1994 का। 1994 के, दैट्स बड़ी बात होती है। अल्लामा इकबाल का तो मेरिट 0.005 से बच्चे रह जाते हैं। जी जी जी, ये इस टाइम जो है सेकंड मेरिट है अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का, जो है वो प्रोविंस में पूरे पर। बिल्कुल, वो तो बड़ी ख्वाहिश बच्चे बच्चियों की होती है। सर लेकिन हम जब बात करते हैं गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज की, इसको शुरू हुए स्टार्ट हुए 11 साल हो गए। जी जी बिल्कुल से। और जब से आपने चार्ज संभाला है, व्हिच हैज़ बीन नाउ मोर देन 1 ईयर, सर थोड़ा सा उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सुंदस मैं आप लोगों का और आपकी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ, स्पेशली आपके डायरेक्टर मोहसिन जाफ़र भाई, जो कि मेरे बहुत ही पुराने वो दोस्त हैं, कि उन्होंने हमें इन्वाइट किया कि हम जो पेरीफ्री में लोग सर्व कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ज़रूर कता कलामी की माफ़ी, जो प्रोफेशनल काम आप कर रहे हैं उसको हाईलाइट करना, और फिर जिस अंदाज से, क्योंकि गवर्नमेंट का एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो उम्दगी के साथ बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रोफेशनली, तो आपको आना यहाँ पे ज़रूर बनता था। जी प्लीज़। जी शुक्रिया। जब से मैंने चार्ज संभाला है, हमारा जो एज ए प्रोफेशनल प्रिंसिपल सबसे बड़ा जो काम होता है वो ये है कि हम अपने अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट्स जो MBBS कर रहे हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन जो डिफरेंट स्पेशलिटीज़ में हम 4 साल के लिए या 5 साल के उन्हें ट्रेन करते हैं,
उन्हें जो है ना प्रॉपरली ट्रेन करना, ताकि वो जब फील्ड के अंदर जाएं तो वो 7 स्टार डॉक्टर जो है ना बन सकें। हमारा पर्पज़ ये है, मेरा मिशन ये है कि हम अपने डॉक्टर्स को 7 स्टार डॉक्टर्स बनाएं। वो सिर्फ़ और सिर्फ सिंपल जो है ना वो जॉब सीकर ना हो, बल्कि जॉब क्रिएटर जो है ना वो हो। एक्सीलेंट, आई लव द टर्म कि जॉब सीकर ना हो, जॉब क्रिएटर हो। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। क्योंकि जॉब के आपने देखा ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना वो अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो हम ऐसे डॉक्टर्स पैदा करना चाहते हैं जो लोगों को सर्व भी करें और इनोवेटिव आइडियाज़ जो है ना वो लेके आएँ। इसके लिए हमने रिसेंटली जो है ना वो 1 हफ़्ता पहले एक एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर पूरी जो है ना वो वर्कशॉप की है, सेमिनार की है, जिसमें लाहौर से और बाकी ज़िलों से लोग आए हैं, स्टूडेंट्स भी आए हैं। और उसका पर्पज़ यही था कि हमारे जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, स्पेशली हमारे मेडिकल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको बजाय इसके कि हम लोगों को बताएं या गवर्नमेंट को जाके बताएं, हम खुद हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उसका और हमारी जो फैकल्टी है वो उसके इनोवेटिव जो है ना वो सॉल्यूशंस दें। बिल्कुल सही सर। गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज इज़ अ टीचिंग हॉस्पिटल? जी, इट्स अ टीचिंग हॉस्पिटल। ठीक है। और ये टीचिंग हॉस्पिटल जो इसके साथ 2 हॉस्पिटल्स हैं। ओके। एक DHQ हॉस्पिटल शहर के अंदर था और एक अभी नया हॉस्पिटल जो है ना वो शुरू हुआ है, जो कि 502 बेड का हॉस्पिटल है। बिल्कुल सही। जिसमें लेटेस्ट जो है ना वो सारी की सारी जो है ना वो इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। स्पेशली वहाँ पर जो है ना वो मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर हैं, जो कि सर्जिकल टावर मियाँ हॉस्पिटल में भी हैं, लाहौर के भी, और इंटरनेशनली जो है ना अगर आपने कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, आपने टीचिंग या ट्रेनिंग करनी है, तो आप डायरेक्टली जो है ना लाइव केस जो आप कर रहे हैं वो आप किसी भी जगह पर दुनिया में दिखा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये हमारे स्टूडेंट्स को लर्निंग के लिए भी है। अभी हमने एक रिसेंट वर्कशॉप जो है ना वो की है इसोफेजेक्टमी के ऊपर। ठीक है। इसोफेजेक्टमी ये होती है कि आपने पूरी की पूरी जो मैदे की नाली है उसको निकाली, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है ना होता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये भी सहूलतें वहाँ पर जो है ना मौजूद हैं, हर किस्म की ऑपरेशन की सहूलतें मौजूद हैं। और गुजरांवाला तो हमारा शहर वैसे भी इतना माशाल्लाह आबाद है, और जिस तरीके से बच्चे बच्चियाँ, तो फिर तो कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं। जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसी प्रोफेशन को ऑप्ट करना है, तो फिर तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। जी, ये मेरिट में भी जो है ना वो सुंदस लाहौर के बाद इसका गवर्नमेंट सेक्टर में टॉप पे मेरिट है। मुझे मालूम होगा, बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। और ये इतना इसका एनवायरनमेंट अच्छा है कि बच्चे जो है ना बाज़ का कई लोग ऐसे भी जो लाहौर में रहते हैं और सुबह कम्यूट करते हैं, वापस चले जाते हैं। मैं यही कहने लगी थी, बिल्कुल। तो बहुत से लाहौर के जो बच्चे बच्चियां अगर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन मिल जाए तो आराम से आना अभी भी कई लोग जो है ना वो डेली कम्यूट करते हैं। लेकिन वहाँ पर हॉस्टल भी मौजूद है जहाँ पर बच्चे बच्चियाँ जो है ना वो रहते हैं और उनको हर किस्म की जो है ना वहाँ पर फैसिलिटी जो है ना मौजूद है। बिल्कुल सही। और जो स्पेशली हमारा नया हॉस्पिटल खुला है वहाँ पर मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा कि पूरे गुजरांवाला में CT एंजियोग्राफी की सहूलत जो है ना मौजूद नहीं, इवन प्राइवेट भी नहीं है। ओके। तो अभी गवर्नमेंट ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने जो हमें CT दिया 128 स्लाइड CT, वो फंक्शनल हो गया और वहाँ पर हेड टू टो CT एंजियोग्राफी जो है ना वो किसी भी मरीज़ की हो सकती है। और स्पेशली जो आपने बात की है ना, लोगों को लाहौर तो नहीं आने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं जब वहाँ पर गया तो ICU की फैसिलिटी नहीं थी, बिल्कुल ठीक है, जिस वजह से हमें नहीं थी। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने पहला काम ये किया कि हमने सर्जिकल ICU जो है ना बनाया पहले। ये कैसे मुमकिन है कि इतना बड़ा शहर है, ICU की फैसिलिटी? ICU जब मैं गया था तो वो बंद पड़ा हुआ था जो ना वो, तो फिर मैंने उसको प्रॉपरली जो ना फंक्शन किया। और अभी जो नया हॉस्पिटल हमने शुरू किया वहाँ पर भी सर्जिकल ICU और मेडिकल ICU दोनों जो ना हमने शुरू किए हैं, ताकि कोई भी किसी किस्म का कॉम्प्लिकेटेड केस है तो हम उसको लाहौर ना भेजें, बिल्कुल सही, वहाँ पर ही उसका जो ना प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। क्योंकि बहुत सारे ख़वातीन सेहत के ऐसे मामलात होते हैं कि एक एक सेकंड जो है वो इतना कीमती होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारे यहाँ ये होता है, हम फिर कहते हैं कि जी इस्लामाबाद चले जाएं, जो गुजरांवाला में है या लाहौर और गुजरांवाला के आसपास जितने भी हैं इलाकों के वाले कहते हैं कि जी लाहौर आ जाएं। तो अगर आप देखें गुजरांवाला में इस तरह की फैसिलिटी इतनी अच्छी मौजूद है, तो आसपास के इलाके सर सिर्फ फिर ये गुजरांवाला के लिए तो ना हुआ, आसपास के जितने भी वहाँ पे पेरिफेरी के जितने भी ड्रेनिंग एरिया हैं, वजीराबाद है, गुजरात है, सियालकोट है, वहाँ से भी मरीज़ जो है ना वो हमारे पास आते हैं। नौशहरा विरका है, वहाँ से जितने भी पेशेंट है वो आते हैं। हम उनको एमरजेंसी हमारी 24 घंटे जो है ना वो चलती है, 24 घंटे हमारी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ चलती हैं।
सीटी स्कैन की फैसिलिटी अवेलेबल है, एमआरआई वहाँ पर जो है ना होता है, अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, पैथोलॉजी के सारे टेस्ट जो है ना वहाँ पर सहूलत मौजूद है। ऑल द लेटेस्ट टेक्निक जो सोच सकता है कोई कि बड़े वरना शहरों में, गुजरांवाला बजाते खुद इतना बड़ा शहर है और आप देखें कि इतने हमारे बहन भाई उधर से और इतना टैलेंटेड वो शहर, उधर के बच्चे बच्चियाँ भी बिलखसूस जो है इतने टैलेंटेड लाइक बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सर वैस्कुलर एनामली सेंटर जिसकी बुनियाद रखी गई है उसके बारे में बताइएगा। जी, ये वैस्कुलर मेलफॉर्मेशन सुंदस अबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं नालियों, खून की नालियों की। ये 3 किस्म की जो है ना खून की नालियाँ होती हैं कि वेन्स होती हैं, दूसरी लिम्फेटिक्स होती हैं, तीसरी आर्टरीज होती हैं। तो इनके जो कंजेनिटल डिफेक्ट्स होते हैं इनको वैस्कुलर मेलफॉर्मेशंस कहते हैं। ठीक है। तो ये वाली जो एंटिटी है ना ये बहुत ज़्यादा ही निगलेक्टेड एंटिटी थी। मैं इससे पहले फैसलाबाद में प्रोफेसर था, फिर उससे पहले चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 3 साल जो है ना वो रहा हूँ एज एसोसिएट प्रोफेसर। तो वहाँ पर ये मरीज़ बहुत ज़्यादा आते थे और उनकी जो है ना वो कोई प्रॉपर देखभाल नहीं होती थी। ठीक है। तो वहाँ पर मैंने सबसे पहले चिल्ड्रन हॉस्पिटल में वैस्कुलर एनामली सेंटर बनाया। अच्छा, इधर ओके चिल्ड्रन। उसके बाद फिर जब मैं फैसलाबाद गया वहाँ पर 1 साल काम किया और अभी यहाँ पर हमने जो है ना वो इनिशिएटिव लिया है कि ये जो वैस्कुलर मेलफॉर्मेशन वाले पेशेंट हैं इनको हम देखें, उनको ट्रीट करें। और अभी एक चीज़ जो हमने दिया गवर्नमेंट को, कॉन्सेप्ट पेपर दिया है और हमारे सेक्रेटरी अली जान साहब जो है ना वो इससे एग्री भी हो गए हैं कि गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज को पंजाब वैस्कुलर एनामली सेंटर डिक्लेयर कर देंगे बहुत ही जल्दी। अच्छा, तो ये वाला जो है ना वो गुजरांवाला हब होगा इन प्रॉब्लम्स के लिए। बिल्कुल सर, मुझे थोड़ा सा ज़रा मेरे नाजरीन के अवेयरनेस के लिए भी, मेरी अवेयरनेस के लिए भी थोड़ा सा इस डिजीज़ के बारे में, इस प्रॉब्लम के बारे में बताइएगा कि इसकी शनाख्त कैसे होती है। इसकी शनाख्त जो है ना वो एक तो कोई स्वेलिंग हो सकती है बॉडी के ऊपर, कोई जो है ना वो अब नॉर्मल वेसल्स हो सकती हैं, बाद का बच्चे जो है ना वो बड़ी ज़बान के साथ जो है ना वो आ सकते हैं, बाद का तो उनकी पूरी की पूरी जो है ना वो टांग बड़ी जो है ना वो साइज़ में हो सकती है। उसके अलावा उनमें थोड़ा सा जो है ना वो स्कोलियोसिस भी हो सकती है। सो ये डिफरेंट किस्म की जो है ना वो बाद अल्सरेशन के साथ जो है ना वो आते हैं ये बच्चे, बाद का ब्लीडिंग पर रेक्टम के साथ जाते हैं, क्योंकि ये अब नॉर्मेलिटीज़ है, हेड टू टो किसी जगह भी जो है ना वो कर सकती हैं। ये आउट ऑफ द ब्लू सर होती है या आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है, ये जेनेटिकली भी हो सकती है? इसमें जो है ना वो 3 किस्म के अपना, जो सबसे कॉमन अबनॉर्मेलिटी है वो वीनस अबनॉर्मेलिटी है और ये वाली जो है ना वो होती पैदाइशी तौर पे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ग्रो करती है। लेकिन अगर तो वो फोकल अबनॉर्मेलिटी है, जैसे एक पेशेंट था उसकी ज़ुबान बहुत बड़ी थी, और मैं आपको वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसमें हमने फिर जो है ना वो उसकी ज़ुबान के ऊपर जो है ना वो इंजेक्शन लगाया और वो केपीके से मरीज़ जो है ना वो आया था। ठीक है। और वो बच्चा बिल्कुल जो है ना वो अब ठीक है, खाता पीता ठीक है माशाल्लाह। और अगर फ़र्ज एक पेशेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि बच्ची जो है ना वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, ये क्यों मैंने जो है ना वो शुरू किया कि एक बच्ची चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आई, उसको ब्लीडिंग होती थी पखाने के ज़रिए, तो उसका ऑपरेशन किया। तो ऑपरेशन में सर्जन ने देखा कि कोई चीज़ उसको जो है ना वो उन्होंने ये समझ के ऑपरेशन किया कि ये कोई ट्यूमर है। ठीक है। हालांकि वो ट्यूमर नहीं था, वो वीनस मेलफॉर्मेशन, खून की नाड़ें जो है ना वो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, उस वजह से ब्लीडिंग थी। फिर 3 साल उसको पखाने की नाली लगी रही, पाइप लगी रही। ठीक है। फिर जब वो मेरे पास आई तो मैंने उसको प्रॉपरली डायग्नोस किया कि ये तो जो है ना वो एक सिंड्रोम होती है, ब्लू रबर ब्रेब नेवस सिंड्रोम। ठीक है। जिसमें आपकी पूरी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है ना उसकी वीनस मेलफॉर्मेशन होती और वो ब्लीडिंग के साथ जो है ना वो प्रेजेंट करते हैं। तो उसको फिर हमने ट्रीट किया और वो बच्ची की क्लास्टमी हमने रिवर्सल की और अब उसकी माँ भी जो है ना अब दवाएं देती है। बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। हाँ जी। ये देखिए ना, ये तो दुआएं समेटने का एक सर, ये तो मेडिसिन तो प्रोफेशन ऐसा है कि आप सोच भी नहीं सकते। वाकई में ये सुंदर इतनी निगलेक्टेड थी कि फिर इसके लिए मुझे, जब मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में था, स्पेशली जो है ना 1 महीने के लिए बोस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल यूएसए का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर मैं ट्रेनिंग के लिए गया। 1 महीना मैंने वहाँ पर जो है ना लगाया, वहाँ पर लोगों के साथ जो है ना वो इंटरेक्ट किया कि इसको ट्रीट कैसे जो है ना वो करते हैं। बिल्कुल सही। और इसके क्या डिफरेंट जो है ना मोडेलिटीज़ एंड ट्रीटमेंट की। बिल्कुल सही। और फिर एक मुझे ट्रैवल अवार्ड भी, इसकी एक सोसाइटी है ISWA, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर स्टडीज़ ऑफ वैस्कुलर एनामलीज, तो इसका फिर मुझे उन्होंने ट्रैवल अवार्ड भी दिया। वैंकूवर जाके मैंने अपना पेपर भी प्रेजेंट किया और अभी मिनिस्टर साहब भी, हमारा जो सेमिनार हुआ था उसमें आए थे। बिल्कुल सही। वहाँ पर जो है ना उन्होंने, हमने एक सोसाइटी जो है ना इसकी पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ वैस्कुलर एनामलीज, पिसोवा के नाम से जो है ना वो अच्छा जी बना रहे हैं, ताकि ये अवेयरनेस आए, शऊर बेदार हो आवाम के अंदर, ये बड़ा ज़रूरी है सर। थैंक यू सो मच
बहुत शुक्रिया। आपकी अचीवमेंट्स इतनी कि हम इस मुख्तसर नशिस्त में इंसाफ नहीं कर सके, लेकिन इस वादे के साथ कि आप दोबारा अपना कीमती वक्त निकाल के आएंगे। थैंक यू सो मच। बहुत थैंक यू वेरी मच, आपने जनाब इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। ख़वातीनों साथ बातचीत का सिलसिला जारी। हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन आज हम गुलाम अली साहब को भी ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। तो शमून भाई क्या पेश करने वाले हैं? जी बड़ी अच्छी है गज़ल, पूरी दुनिया में बड़ी मकबूल हुई। प्लीज़। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, मेरी आवारगी ने मुझको आवारा बना डाला, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। दिलकश बड़ा रंगीन है ये शहर कहते हैं, बड़ा दिलकश
जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। हम किचन की सेगमेंट की तरफ भी बढ़ेंगे। बिल्कुल अनम, तैयार हो चुकी है रेसिपी? बिल्कुल रेडी हो चुका है, तीनों चीज़ें रेडी हो गई हैं। ओके, एक प्रेजेंटेशन फाइनल प्लीज़ ज़रा दिखा दीजिएगा। अनम, मुझे बताइएगा क्या कुछ बना है। आज हमने बनाए हैं स्टफ्ड पास्ता सैंडविचेस बनाए हैं और साथ में क्रिस्पी फ्राइड चिकन है और दोनों के साथ मैंने अलग अलग, एक के साथ केचप सर्व की है और एक के साथ मायोनीज डिप बनाई है और साथ में मिंट मार्गरीटा। ओके, क्रिस्पी फ्राइड चिकन में जो क्रिस्पीनेस है उसके लिए क्या आपने ऐड किया है? कुछ भी नहीं सिवाय मैदा और कुछ भी नहीं सिर्फ मैदा और उसके अंदर थोड़ा सा नमक, क्योंकि इसकी कोटिंग ही जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके अंदर अगर कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे तो वो बहुत ओवर क्रिस्पी हो जाएगा। हमें इसका क्रिस्प चाहिए, बिल्कुल थिन क्रिस्प होना चाहिए, ताकि जब आप उसको फ्राई करें तो वो एक कड़क फॉर्म में आ जाता है, उस फॉर्म में नहीं आना चाहिए। और जो है चिकन जो है वो विद स्किन हम लेंगे, अच्छी तरीके से सॉल्ट एंड रेड चिली लगाकर उसकी मैरिनेशन करेंगे। अगर आप ओवरनाइट कर लें तो ज़्यादा अच्छा उसके अंदर फ्लेवर आ जाएगा। उसके बाद आपने इसको जब फ्राई करना है तो आपने इसको किसी प्रेशर वाली चीज़ में फ्राई करना है, जैसे कि कोई कवर्ड लिड वाला हो, उसमें आपने इसको फ्राई करना है। पहले आपने मैदे में कोट करना है, उसके अंदर फिर चिल्ड वाटर में आपने इसको डालना है कोई लाइक 1 से 2 सेकंड के लिए। उसके बाद दोबारा से आपने इसको मैदे में कोटिंग करनी है और मैदा जो हो आपके पास खुली क्वांटिटी में होना चाहिए। बस इतना छोटा सा नहीं, प्लेट में नहीं होना चाहिए, मुझे आगे एक बड़े बाउल में होना चाहिए जिसमें अच्छी तरीके से आप उसको जो है मिक्स कर सकें। और उसके बाद आप इसको फ्राई करें। फ्राई करने के बाद आपने इसको निकालना है। निकालने के बाद 1 से 2 मिनट का आपने इसको रेस्ट देना है और फिर दोबारा से आपने उसको डीप फ्राई करना है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि क्रिस्पी फ्राइड चिकन हम घर में बनाते तो सॉगी भी बन जाता है। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं कि ठंडा पानी होना चाहिए, जरा खुला हो पतीला या पैन कह लें जिसमें आप उसको रोल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ब्रेक के बाद ख़वातीन हज़रात, हमारे जिस मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने हमें ज्वाइन किया, शी इज़ वेरी टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड हैं और अल्लाह ताला ने इनको ये आर्ट दिया और फिर इसको इन्होंने निखारा अपनी तरबियत के ज़रिए, अपनी ट्रेनिंग के ज़रिए, और अब ये खुद ट्रेनिंग कर रही हैं पाकिस्तान से बाहर जाके। फ्लावर अरेंजमेंट्स करना, और कहने को फूल हैं लेकिन फूल तो वैसे ही खूबसूरत होते हैं, लेकिन उनको मज़ीद खूबसूरत किस तरह बनाया जा सकता है, मज़ीद आई कैचिंग कैसे बनाया जा सकता है, ये हुनर शाइस्ता खावर साहिबा जानती हैं। ये 3 मास्टर्स डिग्री हासिल कर चुकी हैं। शी इज़ अ रिनाउंड फ्लोरल डिज़ाइनर, इकिबाना एक्सपर्ट हैं, लैंडस्केपर हैं, ह्यूमैनिटेरियन हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी अचीवमेंट्स पे एक नज़र डालते हुए आइए। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ मौजूद हैं शाइस्ता खावर साहिबा। आपने इनको अवार्ड्स रिसीव करते हुए देखा। उनके ईयर मैं ज़रूर बता दूं, गवर्नर अवार्ड इन 2022 में और सादिक़ैन प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड 2021 में। इतना कुछ कैसे कर लेती हैं शाइस्ता जी? एक्चुअली मैं देखती हूँ कि लाइफ इज़ जस्ट लाइक अ टाइम टेबल। ठीक है, हमारे पास देखें 24 आवर्स होते हैं। आफ्टर अगर आप स्लीप टाइम उसमें से निकाल लें तो जो बाकी पूरा दिन है उसको अगर आप डिवाइड कर लें, ज़रूरी तो नहीं हर काम आप डेली करें, उसकी डिवीजन कुछ इस किस्म की हो जाती है कि आप आराम से सारा कुछ मैनेज कर लेते हैं। घर भी है, बच्चे भी हैं, बाकी सारी चीज़ें भी, ज़ाहिरी बात है। बिल्कुल सही, तो सारा कुछ हो जाता है। अब फ्लोरल डिज़ाइनिंग की हम बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है जब आपने स्टार्ट किया होगा तब तो माशरे में इतनी अवेयरनेस नहीं होगी। अब अगर हम देखते हैं तो बड़ा शऊर बेदार हो चुका है। हम डांसेस देखते हैं मुख्तलिफ शादियों पे भी, तो मेहंदी नाइट पे भी, डांस फ्लोर पे भी जिस तरीके से फ्लोरल अरेंजमेंट्स की होती है। बर्थडे इवेंट्स की बात करें, कोई भी इवेंट हो खुशी का, उसमें फ्लोरल अरेंजमेंट्स के ऊपर बिलखसूस बहुत तवज्जो दी जाती है अब तो। जी जी, लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी, ज़्यादातर के अंदर सिर्फ फूल 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 भरे हुए होते बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। और वो सिर्फ फ्लावर्स तो खैर इटसेल्फ एक खूबसूरती होती है, सारा कुछ होता है, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग हैं जो उसको आर्टिस्टिकली डिस्प्ले कर रहे हैं।
क्योंकि खाली फूल भर देना जो है इट्स नॉट एन आर्ट। मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से एक्सप्लेन करूँगी कि जो पेंटर है वो आपके ब्रश और पेंट्स के साथ पेंटिंग बनाता है। बिल्कुल ठीक है। तो इन माय केस मेरी 3D पेंटिंग है एक तरह की, तो इट्स जस्ट लाइक अ पेंटिंग फ्रॉम माय साइड, बट आई एम यूजिंग फोलिएज, फ्लावर्स, ट्विग्स, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें जो बिल्कुल ठीक है, उनके साथ जितनी भी कुदरत की तरफ से तोहफे उनको इस्तेमाल करें जी आप। उसके अलावा ये कि आपके पास आर्टिफिशियल के अंदर आपके प्लास्टिक्स हैं, बाकी मटेरियल है, बहुत सारा स्टफ आपका, वायर्स हैं, उसके साथ आप मेटल के साथ प्ले अप कर सकते हैं। बिल्कुल सही। बहुत सारे तरीके होते हैं। इट्स मोर लाइक स्कल्पचरल थिंग, इट्स नॉट फ्लोरल कि आपने एक बास्केट ली और उसमें फूल भर दिए सारे। बिल्कुल ऐसा ही है। ट्रू, आई टोटली एग्री। जो ये जापानीज फ्लोरल स्टाइल है इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। इकेबाना। जी इकेबाना जो है इट्स अ जापानीज फ्लावर अरेंजिंग टेक्निक, और इसके अंदर जो है हमारी प्रॉपर इसका कोर्स है, इसकी प्रॉपर बुक्स हैं, ठीक है, और फिर उसका कोई तकरीबन 3-4 साल का पूरा उसका टाइम पीरियड है, तो उसकी डिग्री मैंने ली हुई है। और उसमें फिर ये कि आपका एक बिल्कुल ही कह लें कि स्टाइल और उस चीज़ के अंदर एक आर्टिस्टिक लुक आ जाती है। उसमें डिफरेंट क्या है, मतलब जितना आपने पढ़ा, जितना आपने सीखा, और अब आप पढ़ा भी रही हैं, वो भी उस हवाले से भी हम बात करेंगे। मैंने 92 से स्टार्ट किया था, फ्रॉम अ वेरी यंग एज। उस वक्त मुझे खुद भी नहीं पता था कि क्या है। हाँ। लेकिन ये कि 2009 ऑनवर्ड मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी, डेमोन्स्ट्रेशंस और वर्कशॉप्स मुख्तलिफ जगहों पे दिए। अभी भी ये कि कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, डिफरेंट जगहों के ऊपर जाके मैं डिज़ाइनर्स को सेशंस देकर आई हूँ। और रिसेंटली आपने जैसे जिक्र किया लंदन का, वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर था, क्योंकि आप सोचो कि 70 इयर्स ओल्ड क्लब, 45 इयर्स ओल्ड क्लब, और सब फॉरेनर्स, कोई उसमें एशियन नहीं था। अब उन लोगों ने इतना ज़बरदस्त वेलकम किया, और प्लस उनको मैंने टीचिंग सेशंस दिए और उनमें वर्कशॉप्स उनको करवाई, और बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस उन लोगों का। ये तो बहुत अच्छी बात, दैट्स आई थिंक वेरी प्राउड मोमेंट। मैं ज़रूर ये जानते हुए, फूल जो हैं वो तो हर किसी को पसंद हैं, हर कोई फूलों को खूबसूरत समझते हुए घर में सजा रहा होता है, लेकिन इसको प्रोफेशनली अडॉप्ट करना, व्हाट वाज दैट मोटिवेटिंग मोमेंट? किसने आपको इंस्पायर किया, या किस लम्हे ने इंस्पायर किया? एक्चुअली मैं शुरू में तो इसको एज अ हॉबी चलाती रही। आई एम एन एजुकेशनिस्ट एज वेल। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कोई 18 इयर्स मैंने टीच भी किया है, A लेवल्स, O लेवल्स, मास्टर्स डिग्री, एग्जीक्यूटिव MBA क्लासेस। मैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी भी पढ़ाती रही। एक्सीलेंट। तो उसके साथ साथ मैंने ये इनिशियली जो था अपनी हॉबी को लेके चली, फिर वो साइड बिजनेस में कन्वर्ट हुआ। लोगों ने कहना शुरू किया, जी मेरा लंच है, डिनर है, ये है, वो है। इवन जिन इंस्टीट्यूशंस में मैं पढ़ा रही थी, उन इंस्टीट्यूशंस के भी इवेंट्स होते थे, ठीक है, उनको हमेशा बुकेस की ज़रूरत पड़ती थी। अब इंस्टेड ऑफ परचेजिंग वो जो आम एक रेगुलर स्टाइल के जो मार्केट के होते हैं, वो मुझे बता देते थे कि दिस इज़ आवर बजट, तो विद इन दैट बजट मैं उनको आर्टिस्टिकली बना देती थी। तो दे वर माई फर्स्ट क्लाइंट। ओके, तो आपका जो पहला कौन सा इवेंट था शाइस्ता जी? आई वांट टू नो नाउ, दिस शुड बी इंटरेस्टिंग। वो कौन सा पहला इवेंट था जिससे आपको लगता है कि एकदम से जो एक ब्रेक थ्रू, हर इंसान के करियर में एक ब्रेक थ्रू मिलता है? मैंने एक्चुअली 1994 में आई डिड माई फर्स्ट एग्जीबिशन, ठीक है, इन PC। ओके। अब वहाँ पे लाहौर में जब हमने किया तो उसके अंदर रिस्पांस इतना अच्छा मुझे मिला, क्योंकि उस ज़माने में ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट और ये इकेबाना और इन सब चीज़ों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो वो जो मेरी चीज़ें थी वो बिल्कुल हॉट केक्स की तरह सब निकली। और आप सोचें उस वक्त तो आई वाज़ वेरी यंग, तो वो एक 12,000 रुपये एक प्रॉफिट एक यंग लड़की को बहुत बड़ी बात है। तो वो बहुत और कौन से ईयर की बात है? सन 1994। तो अभी मतलब आप सोचो तो हाँ बिल्कुल सही। आपने क्या किया मुझे बताएं जी? आपने फिर जब जो पैसे कमाए वो फर्स्ट एक जो अचीवमेंट सबसे पहले तो सदका जिसका मैं हमेशा से जो है ना, मैंने अपने फादर से ये चीज़ अडॉप्ट की है। बहुत अच्छी बात है। और माशाल्लाह 15 इयर्स हो गए मुझे ह्यूमैनिटेरियन वर्क करते हुए, तो वेलफेयर का काफ़ी काम कर रही हूँ। अभी अगर PIC का भी चक्कर लगे तो उधर जितनी भी व्हील चेयर्स हैं उनका सारा प्रोजेक्ट वो मैंने संभाला है। एक्सीलेंट। स्पेशली उधर रॉड्स लगवाई हैं, रॉड्स लगी हुई है। मैं बिल्कुल, मैंने मेरा चक्कर लगा था हाल ही में और मैंने देखा था कि जो वो व्हील चेयर्स है उस पर रॉड लगी हुई है। वो रॉड का कॉन्सेप्ट बताइएगा। मैं बल्कि ये तो अच्छा आप है उसके पीछे, यू द मास्टरमाइंड। एक्सीलेंट। मैं यही सोच रही थी। मैंने देखा वहाँ पे कि जब आप इमरजेंसी में हार्ट पेशेंट्स आते हैं तो कोई सिस्टर या उनके कोई ना कोई रिलेटिव जो है वो ड्रिप पकड़ के खड़े बिल्कुल ऐसा ही है। फिर वहीं पे जब उनसे बात हुई, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा हमें ये चीज़ का इशू होता है। तो उससे आइडिया मिला और किया, और फिर उसके बाद से उनकी सारी व्हील चेयर्स जो रिपेयर हो रही हैं, अभी तक 9 मंथ से, ये रमज़ान से मैंने स्टार्ट लिया था
और इन 9 मंथ्स के अंदर ऑलमोस्ट 4000 व्हील चेयर्स उनकी डेली बेसिस पे कमाल। अभी तक सही हो चुकी हैं। Excellent। और कोई 200 उनको नई डोनेट की है। मैं क्योंकि पंजाब डेली उनकी 10-15 व्हील चेयर्स खराब होती हैं। आप ख़वातीन से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अगर कभी आप जाएं, मैं तो किसी वजह से गई थी, आप परेशान हो जाएंगे जिस कैफियत से लोग गुजर रहे होते हैं और इस तरह की छोटी छोटी बातों का एहसास करते हुए, कहने को छोटी हैं लेकिन जो शख्स उधर आया हुआ होता है, किसी भी मर्ज में मुब्तला होता है, किसी तकलीफ या कर्ब से गुजर रहा होता है, उसके लिए जो छोटा सा आपका नेकी का काम है ना और अमल है, वो आप इतनी दुआएं समेटेंगे आप सोच भी नहीं सकते। मैंने तब ये व्हील चेयर्स देखी थी और मैं इस कॉन्सेप्ट को समझ रही थी और मैं यही सोच रही थी कि ये किसने बनाया, तो आज आप मुझे मिल गई। अब और ये उसके मैं अंदर ज़रूर इसको- एक और उसके अंदर जो उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है कि क्योंकि इमरजेंसी के अंदर ज़्यादातर हमारे पास बेड्स अवेलेबल नहीं होते, बिल्कुल एट ऐसा ही है। टाइम्स बहुत True, लोग आ जाते हैं। true। अब ये है कि उन्हीं व्हील चेयर्स पे बैठे बैठे उनको ट्रीटमेंट वो साथ-साथ फौरन मिल treat- जाता है। बिल्कुल, time तो नहीं अब waste अगर होता। आप जाके देखें तो इमरजेंसी वार्ड के अंदर बेड्स अलग हैं और साथ व्हील चेयर्स लाइन्स में लगी होती हैं, ऐसा ही है, और वो उधर ही उनको ट्रीटमेंट मिल जाता है, तो जाने बच जाती हैं। बहुत अच्छी बात। बस बिल्कुल ये यूँ समझें कि ये मेरा जितना वेलफेयर प्रोजेक्ट्स करती हूँ उन्हीं की दुआएं हैं जो अल्लाह ने इतना यहाँ तक नवाजा। नहीं, ये तो फिर अल्लाह ताला, आप ये तो अपने हिस्से की जिम्मेदारी को समझ रही हैं, तो दुआएं समेटने का एक ये हुनर है जो आपको माशाल्लाह आता है। अच्छा शाइस्ता जी, मुझे ये बताइएगा ज़रूर, फ्लोरल अरेंजमेंट्स की हम बात करते हैं, अब हम देखते हैं शादियों में कहीं कोई ऐसा फंक्शन नहीं, वरना एक दौर ऐसा था, मुझे याद है व्हेन आई गॉट मैरिड 2006 में, तो मेहंदी या माइयों की हद तक होता था फ्लोरल अरेंजमेंट्स, शादी पे भी होता था लेकिन वो वाले, अब तो हर फंक्शन में 9-10 इवेंट्स जितने भी हो रहे हैं, फ्लोरल इवेंट्स पे फंक्शंस पे फ्लोरल अरेंजमेंट्स इतनी हो रही होती हैं, फूल पता नहीं कहाँ से मंगवाया जा रहा होता है और इतने खर्चे किए जाते हैं। इज इट दैट नेसेसरी? देखिए, ये आ जाती है, डिपेंड करता है एक ट्रेंड का भी। किसी ज़माने में तो बिल्कुल उस तरह से ट्रेंड नहीं था। अब एक और नया ट्रेंड अगर आपने नोट किया हो कि फ्रेश की बजाय आर्टिफिशियल फ्लावर्स के साथ प्ले अप हो रहा होता है। अब देखा जाए तो वो आर्टिफिशियल फ्लावर बेचारे तो वो मुरझाएंगे तो नहीं ना, आपने जाना है दोबारा सर्फ से धोने फिर लटका देने, बिल्कुल ठीक। लेकिन बट दे आर चार्जिंग द सेम थिंग, सेम अमाउंट आपका एक्सपेंस उसी तरह, काफ़ी एक्सपेंसिव होता जा रहा है सारा कुछ। बिल्कुल सही, हम कम में भी तो ज्यादा कर सकते हैं ना, असल मेरा मकसद आर्टिस्टिकली अगर आप उसको लेके चलें तो अब अगर आपने मेरा देखा हो जो स्टाइल है उसके अंदर एट टाइम्स पूरे अरेंजमेंट में एक फूल लगा होता है। बिल्कुल सही। अब वो चीज़ें बाकी मटेरियल करके उसको आप प्रेजेंट, क्योंकि मैं कंटेम्प्रेरी मॉडर्न एकेबाना ट्रेडिशनल सब पे काम करती हूँ, तो उनमें हर एक के अपना अपना स्टाइल है। कुछ लोगों को फूल बहुत ज़्यादा, अब जिस तरह मेरे क्लाइंट्स हैं उनका मैं कस्टमाइज डिज़ाइनिंग करती हूँ, तो कुछ लोग होते हैं उनको सिर्फ फूल 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 भरे हुए चाहिए होते हैं। कुछ कहते हैं जी कुछ डिफरेंट हो, बिल्कुल चेंज हो, किसका कुछ किसी का कुछ, तो उसके हिसाब से फिर उनको डिज़ाइन करके बिल्कुल देते हैं। ज़रूर ख़वातीन हज़रात, सेलिब्रेट करने के लिए फूल हो गए, ये तो ज़रूरी है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि फिर जो वो करोड़ों रुपए पे चली जाती है बात, लाखों से भी बढ़कर करोड़ों पे अरेंजमेंट्स की बात, ट्रेंड बन गया, वो ट्रेंड बन गया बदकिस्मती के साथ। वो फिर ये कि आप कम बजट में भी रह के आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। बिल्कुल। और मैंने तो बहुत सारे ऐसे अरेंजमेंट्स बनाए जो मैंने फ्लावर्स की बजाय सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ किए हैं। अब अगर हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें तो दे आर वन ऑफ माय क्लाइंट्स। ठीक तो है। इनकी एक्सपो होती है, एग्रीकल्चर एक्सपो, ऐसा ही है, हॉटी एक्सपो, एग्री एक्सपो पाकिस्तान। अब वहाँ पर एक्सपो सेंटर में उनको मैं डिज़ाइनिंग करके देती हूँ सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ। अब 20-20 फुट के मेरे पूरे शैंडलियर्स, हमारे किचन में आपने डिजाइनिंग करनी है, बस अब मैंने सोच लिया ये जो है ना, ये सब उनकी प्रोडक्ट्स जो हैं, क्योंकि वो वहाँ पे सारे एक्सपोर्टर्स आते हैं, ठीक है, तो उनको हाईलाइट करने के लिए किन्नू चीज़ें, अब कहीं पे प्याज लटका हुआ है, कहीं पे कुछ लटका हुआ है, बिल्कुल, अब वो उसके साथ मैं पूरा उनको ये तो आपकी क्रिएटिविटी है ना। ख़वातीन हज़रात, हम इस मखसूस नशिस्त में इंसाफ नहीं कर सकते, इस वादे के साथ कि आपने दोबारा ज़रूर आना इंशाल्लाह, और हमारी किचन में जो है ना ये डिजाइनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। आप करेंगी तो फिर ये डिजाइनिंग होगी। थैंक यू सो मच शाइस्ता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं आपके लिए ऑल द वे। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ शमून भाई मौजूद है, गुलाम अली साहब को ट्रिब्यूट पेश करते हुए क्या पेश करेंगे? पंजाबी गीत। अरे कमाल। और ये हमारे हमसाय मुल्क बहुत बड़ी फनकारा कविता कृष्णा मूर्ति जी और सादे मोहतरम जनाब गुलाम अली साहब का ये डुएट सॉन्ग है। बिल्कुल सही। और इसको कंपोज किया मरहूम जनाब रफ़ीक हुसैन साहब, जो कि बहुत अच्छे कंपोजर थे। बिल्कुल। आप सबकी नज़र करूँगा। तेनू दसां
दसां किवें मेरे गुजरे ने साल वे। आवे ते तैनू दसां किवें मेरे गुजरे ने साल वे। आवे ते तैनू दसां किवें मेरे गुजरे ने साल वे। पल भी सदियां वांगू लंघदे जीना बड़ा ही मुहाल वे। आवे ते तैनू दसां किवें मेरे गुजरे ने साल वे। पल भी सदियां वांगू लंघदे जीना बड़ा ही मुहाल वे। आवे ते तैनू दसां किवें मेरे गुजरे ने साल वे। मैं कदी रोंदी रवां वे गल्लां सोच के तेरियां। रोंदी रवां मैं कदी रोंदी रवां वे गल्लां सोच के तेरियां। ऐना ते दस मैनू आईयां ने कदी तैनू यादां मेरियां। रोंदी रवां मैं कदी रोंदी रवां वे गल्लां सोच के तेरियां। ऐना ते दस मैनू आईयां ने कदी तैनू यादां मेरियां। मर के भी नहीं मर के भी नहीं भुली नहीं मैनू कोई जो मेरे नाल वे। आवे ते तैनू दसां किवें मेरे गुजरे ने साल वे। लगदी वे अखी लगदी वे निगां उड़ गई मेरियां। रातां नूं दिल डर सोचा च दिन चढ़ हाड़े पौनियां। लगदी वे अखी लगदी वे निगां उड़ गई मेरियां। रातां नूं दिल डर सोचा च दिन चढ़े हाड़ पौनियां। वखरे रह के दिल विच रहना सजना तेरा ही कमाल। आवे ते तैनू दसां किवें मेरे गुजरे साल वे। ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त सुंदस जमील और हमारी टीम के साथ देख रहे हैं। शेफ़ अनम हमारे साथ मौजूद हैं, शमून भाई मौजूद हैं। क्या खूबसूरत आवाज़ अल्लाह ताला ने आपको अता की है और जिस उम्दगी के साथ और जिस एहतराम के साथ आप अपने उस्ताद को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, जो उस्तादों के भी उस्ताद हैं, तो मैं कहूँ गलत नहीं होगा, गुलाम अली साहब को आज हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं। बाकमाल बाकमाल। और अभी जो लास्ट गज़ल है जो इन्होंने पेश करनी है वो मुझे कह रहे थे आपकी फरमाइश, मैंने कहा मेरी तो है ही फरमाइश, सबकी फरमाइश है, वो हमने सरप्राइज रखा हुआ है। ब्रेक के बाद हमें जिस मौजूद मेहमान ने ख़वातीन हज़रात ज्वाइन किए, इनसे मेरी मुलाकात उंगलियों में, मैं मेरे ख्याल में मेरी गिनती कम पड़ जाएगी, बहुत सालों बाद हो रही है। लेकिन जुनैरा को मैंने तब जब देखा था जब इंटरव्यू किया, और अब
शी इज़ द सेम। ऑब्वियसली जुनैरा मलिक जो है फिटनेस एक्सपर्ट हैं, तो सबसे पहले जो फिटनेस एक्सपर्ट होता है अगर वो खुद फिट नहीं होगा तो लॉट ऑफ आईब्रोज आर रेज्ड। जिस तरह जितने कॉस्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, ये डर्मेटोलॉजिस्ट, ये बड़ी ड्यूटी होती है कि अगर खुद अपने आप को मेंटेन करके नहीं रखा होता तो जितने पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं आपने तो अपने आप को मेंटेन करके नहीं रखा, आप हमें क्या मेंटेन करेंगे। बट जुनैरा इज़ हियर विद अस, शी इज़ एन फिटनेस एक्सपर्ट और बहुत इनका एक्सपीरियंस है वास्ट। और ये बहुत जो सबसे मुझे इनकी अच्छी बात लगती है वो ये कि छोटी छोटी सेंटेंसेस में वो ऐसी आपको टिप्स दे देती हैं घर बैठे कि आप अपने आप को फिट और हेल्दी रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, लॉन्ग टाइम जुनैरा। बिल्कुल, बहुत खुशी हुई आपसे दोबारा मिलके, है ना। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जुनैरा। नाउ आपका जो एक्सपीरियंस है फिटनेस के हवाले से, आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स अगर मैं कहूँ, बड़े बड़े सेंटर्स के साथ एसोसिएटेड रही और अभी भी आप हो माशाल्लाह से, मेन जो होते हैं जहाँ पे लोग आते हैं। फिट रहना तो हर मर्द और औरत, हर इंसान का, मर्द औरत तो बाद में, हर इंसान का मेरे ख्याल में बेसिक राइट है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब तो आप देखें हर कोई बंदा फिट होना चाहता है और जो हमारी फील्ड है इसमें तो गुंजाइश ही नहीं कि मोटे हो, ऐसा ही है। तो वो आपकी बात बिल्कुल ज़बरदस्त है कि जो चीज़ हम बेच रहे हैं हम खुद कैसे हैं। तो जो भी क्लाइंट आता है वो पहले पूछता है इंस्ट्रक्टर दिखाएं वो कैसा है। हाँ। और जो हेल्दी होते हैं वो कहते हैं ये खुद हेल्दी है, हमें कैसे स्मार्ट करेगी। हाँ। तो ये बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल। हालांकि मैं मेरा ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मानना है कि आप किसी को जज नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। हर किसी का एक अपना बॉडी का हिसाब किताब होता है, एक अपना तरीका कार होता है। जिस तरह डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा के सेगमेंट में भी हम बात करते हैं कि आप किसी को ये नहीं कह सकते हैं मोटा लफ्ज़ तो मुझे वैसे ही नहीं अच्छा लगता, ये लफ्ज़ इज़ नॉट गुड। हर किसी का अपना एक हिसाब किताब है, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद द वर्ड्स। अच्छा जुनैरा, लेकिन अब सर्दियों का मौसम है, ये वो वक्त और सर्दियाँ ऐसी हैं कि अगर मैं कहूँ सोफे पे बैठे बैठे मैं कौन सी एक्सरसाइज करूँ कि मैं पतली रहूंगी या फिट रहूंगी, तो क्या किया जाए? चलिए मैं करके दिखाती हूँ। अगर हम सोफे पे बैठे हुए हैं तो हम बहुत से ऐसे वर्कआउट्स कर सकते हैं, लाइक लो टमी के लिए। ठीक है, ठीक है। ये आपके लो टमी के लिए, आपके लेग्स के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा इसके साथ ये है 1 2, ये आपके ऑब्लिक्स के लिए। अक्सर औरतों को ये साइड का मसला हो बिल्कुल जाता है, ठीक है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट है ये। अच्छा एक सेकंड, हम टर्न बाय टर्न करते हैं। ये जो आपने किया ये दिन में कितनी बार करना है? 12 के 3 सेट्स भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके स्टेमिना पे कि आप किस तरह उसको इजीली कर सकती हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हेल्दी होते हैं, ओके, ठीक है, उनका टमी बीच में आ जाता है अक्सर। बिल्कुल ठीक है, कहते हैं जुनैरा लग नहीं रहा, आपकी एल्बो जो आपके नीचे टच नहीं करी, तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में आप लाइट सा लेके चल सकते हैं। फिर आस्ता आस्ता आपकी जो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो उसको प्रॉपर तरीके से आप इसको नीट तरीके से ट्रेनिंग कर सकते हैं। यानी इसका ट्रिक ये है कि एल्बो को टच करना चाहिए। बिल्कुल, ये देखिए, ये बिल्कुल ठीक है। ये और ये दिन में बिगिनर्स के लिए आप कह रही हैं 12 के 3 सेट्स कर सकते हैं। फिर आस्ता आस्ता जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो इसको 18 के 4 सेट्स पे लेके जा सकते हैं। ओके, 50 भी कर सकते हैं। 50 एक मरता आपने एक सेट कर लिया, ठीक है, इस तरीके से। एक्सरसाइज का कोई खास टाइम भी होता है? ज्यादातर हम जिम के लिए देखते हैं कि या तो सुबह सुबह या रात के वक्त, और रात के वक्त बिलखसूस जो हमारे ऑफिस गोइंग हजरात होते हैं, या इवन मैं भी शाम का वक्त प्रेफर करती हूँ। बट डू यू थिंक कि कोई ऐसा बेस्ट टाइम होता है एक्सरसाइज? अच्छा, वर्कआउट का कोई खास टाइम नहीं है कि आपने इसी टाइम पे करना है, वो टाइम निकल गया तो आप कर नहीं सकते हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट है जिसमें मैं भी करती हूँ वो है मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। ओके, इतना मजा आता है, सुबह से उठते हैं तो आपकी रूटीन बन जाती है। और जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको ये होता है कि अब मैंने कोई गंद नहीं खाना, मैंने तो मॉर्निंग में ट्रेनिंग की है, अपनी डाइट को अच्छा लेके चलूंगा। तो बड़ा अच्छा एक आगाज नमाज के बाद आपका वर्कआउट का होता है। बिल्कुल सही। तो अपनी बॉडी की हिफाजत करना ये भी इबादत ही है। बिल्कुल। तो अगर जो काम करते हैं, जल्दी उठ नहीं सकते हैं और बड़े मसले होते हैं तो वो रात में भी कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन आपने ये सही कहा कि नमाज के बाद वैसे ही एक तो आपने अल्लाह से अपनी स्टार्ट बड़ा अच्छा किया, बिल्कुल, उसके बाद आपने अपनी सेहत को देखा। ये 2 चीज़ें बड़ी ही खूबसूरत हैं और इन्हीं दोनों की वजह से आपका दिन इतना अच्छा गुजरेगा। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ये बताइएगा, फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे मैंने ख़वातीन और बच्चियों को देखा है, वो कहती हैं कि स्टेयर्स का यानी सीढ़ियों का भी घर में ज़्यादा इस्तेमाल करें, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज एज वेल। डू यू थिंक? बहुत अच्छी हैं, जिनके घर में सीढ़ियाँ हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है ये वर्कआउट। लेकिन आजकल हमारी खुराकें ऐसी हैं कि हमारी बहुत जल्दी नी जो है वो एकदम पेन होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो कोशिश करने की एक टाइम रख लें, उस टाइम पे आपने रैप्स रख लेने के, एक सेट कर लिया, नीचे आ गए, 2 कर लिए, 4 सेट्स कर लिए। ठीक है, यानी कि हर चीज़ को आपने बड़े एग्रेसिव होकर नहीं करना, आपने एक टाइम रखना है कि जो अगर ट्रेडमिल नहीं कर सकते हैं, ट्रेडमिल नहीं है तो आप सीढ़ियों का इस्तेमाल कर लें। अच्छा, मैंने ट्रेडमिल का भी देखा है, ये शेफ अनम को भी मैं गुफ्तगू में शामिल करूँगी। ट्रेडमिल भी
घर में हो ना तो उस पे कपड़े सुखाए जा रहे होते हैं। वो एक वक्त आता है शुरू में बड़ा जोश से आप खरीदेंगे, वो ट्रेडमिल आ गई भाई, अब तो इस पे एक्सरसाइज करेंगे। मैं ट्रेडमिल के बहुत खिलाफ हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि मसनूई जो चीजें होती है मशीनी, उससे बेस्ट है कि आप एक जगह पे खड़े होकर जॉगिंग कर लें। ओके। और आप देखें अक्सर आप किसी जिम में जाएंगे तो अट्रैक्शन होती है ट्रेडमिल, बिल्कुल सही। ट्रेडमिल नहीं होती, कहते हैं भाई आपकी ट्रेडमिल नहीं है, हमें इस जिम में नहीं आना, तो वो एक अट्रैक्शन होती है। वही चीज़ अगर आप नॉर्मल ज़मीन पे खड़े होकर जॉगिंग कर लें या वॉक कर लें, वो बेस्ट है। या किसी ग्राउंड में चल जाए, किसी ट्रैक पे चल जाए, जो ट्रेडमिल है उसके मैं खिलाफ हूँ। स्किपिंग भी तो बजाते खुद एक, स्किपिंग बहुत अच्छी है, जंपिंग जैक्स बहुत अच्छी है, माउंटेन क्लाइंबिंग बहुत अच्छी है। ठीक कुछ है। ऐसे वर्कआउट्स हैं जो इजीली आप घर में कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी जो है वार्म रहेगी, वार्म अप हो जाएगी। और ये कार्डियो वर्कआउट्स हैं। ओके। और कार्डियो वर्कआउट्स बहुत बेस्ट होते हैं। बाकी वर्कआउट भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कार्डियो से आपकी जल्दी कैलोरीज बर्न होती हैं। जो पहली बार जाना चाह रहे हैं जिम, जी, वो और फिट रहना चाहते हैं, पतला तो हम बाद की बात करें ना, फिट आप होंगे तो फिर बाद की बात होगी बाकी चीज़ें। कितना ड्यूरेशन जो है उनको एक्सरसाइज में या जिम में गुजारना चाहिए? 40 मिनट्स बेस्ट हैं। Okay. जो लोग कहते हैं ना कि 1-2 घंटा लगा के आना जिम का, कुछ लोग तो कहते हैं पैसे पूरे करने हैं, तो ये चीज़ें बड़े, मैंने ऐसे लोग भी देखे 3-3 घंटे लगाते हैं। नहीं तो क्या करते 3 घंटे? 3 घंटे गप्पे मार लेंगे, मोबाइल यूज़ कर लेंगे और फेस। अक्सर लोग गॉसिप्स के लिए जाते हैं, स्पेशली फीमेल। अच्छा जुनैरा, नहीं सारी फीमेल्स तो नहीं ना, अभी हाँ, उसमें ऐसा मैं भी नहीं। जिम जाती हूँ, मेरी 40 और बहुत मिनट्स सी आपकी जान बॉडी के लिए बेस्ट है कि उसमें आपने पूरा फोकस करना है। हाँ। और आपने पहले घर से ही सोच के आना है कि आज मैंने ये वर्कआउट्स करने हैं, इन बॉडी पार्ट के वर्कआउट्स करने हैं। नहीं, लेकिन अब फॉर एग्जांपल आपने कहा कि चलें गुफ्तगू ख़वातीन कर रही थी, उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं जिम जाती हूँ, अभी मैं 1 मंथ से मैं नहीं जा रही, मैं इनको बता रही थी, अदरवाइज तो मैं रेगुलर अल्हम्दुलिल्लाह जा रही हूँ। लेकिन वो ये होता है कि आपने एक बीच में गैप भी लेना होता है, दिल करता है थोड़ा सा वर्कआउट किया है, क्या दैट इज अलाउड और नॉट? या आपको लगता है एक ही गो में आपने 40 मिनट्स गुजारने हैं? आपने फोकस करना है, जिस काम के लिए आप आए हैं पहले ट्रेनिंग कर ली, उसके बाद आप गप्पे मार लें। ओके, ठीक है ना। जब आपने वर्कआउट कर रहे हैं फिर आप बातें कर रहे हैं, तो आपके जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, स्वेटिंग नहीं होगी, और सर्दियों तो वैसे स्वेटिंग नहीं होती है, तो अच्छा है कि आप पहले ही आके भी ट्रेनिंग कर लें, और उसके बाद आपका लंबा टाइम है। शुक्र, मेरी ट्रेनर नहीं, मेरी ट्रेनर बहुत अच्छी, उन्होंने मुझे कभी नहीं अच्छा, डांटा। मैं बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की ट्रेनर हूँ। उन्होंने तो कभी, उन्होंने मुझे सिर्फ आंख की घूरी 1-2 दफ़ा कराई है, जब मैं बैठ के फ़ोन पे देख रही होती हूँ कि भाई अभी इतना रिलैक्स ना करो। बट आई थिंक एक फ्लो में आप साथ साथ काम करें तो होता है। अच्छा, लेकिन फिर देन हम ये देखते हैं, और हमने बहुत से आर्टिकल्स भी पढ़े हैं, बहुत से जितने भी फिट लोग हैं इंटरनेशनली भी, पाकिस्तान में भी हमारे इतने सेलिब्रिटीज़ हैं जो फिट है माशाल्लाह से, दे ऑल से कि वर्कआउट तो हो गया, लेकिन हेल्दी डाइट भी तो ज़रूरी है। ये तो नहीं है कि आपने 40 मिनट या 50 मिनट जिम में गुजार लिए और उसके बाद आप बाहर गए हैं और आपने जंक फूड खा लिया, तो वो तो उसका तो कोई फ़ायदा ना हुआ। बिल्कुल ख़त्म है। अच्छा, मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स थे जो इनका कहना था जुनैरा कि हम जिम आ रहे हैं तो फिर पैसे के जिम आ रहे हैं, तो मैं आप ऐसा क्यों कहते हैं कि डाइट भी करो। लोग समझते खा लो जाके ट्रेनिंग करोगे ठीक हो जाएगा। अच्छा, ओके, वो बर्न आउट कर लेंगे ना। लोग भी होते हैं, ठीक है, समझाना पड़ता है कि देखें पहले आपका 80% आपकी डाइट होती है। डाइट सबसे मेन चीज़ है, मुंह थोड़ा कंट्रोल करें, पोर्शन कंट्रोल, बड़ी खूबसूरत आप डाइट लेके चलें, इसके बाद आप ट्रेनिंग बेशक कम कर लें। व्हाट डू यू मीन बाय पोर्शन कंट्रोल? आपकी नज़र में पोर्शन कंट्रोल? मैं जैसे किसी जगह पे जाती हूँ, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाती हूँ, तो सब कहते तुम तो नहीं खाओगे, तुम और तो आप बड़ी जाती हैं, कॉन्शियस होगी। सोशलाइज करती हैं। मैं जाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, मैं हर चीज़ लेती हूँ, लेकिन 2 पोर्शंस में, 1-2 सब कुछ टेस्ट किया, पेट फुल हो गया, पोर्शन कंट्रोल, सब कुछ खा लिया, क्रेविंग भी नहीं होगी, तो ये खाना है। फिर यानी कि पोर्शन कंट्रोल, अगर आपका दिल चाह रहा है कि आप, मैं जलेबी बहुत शौक से खाती हूँ और मुझे डेली इसकी क्रेविंग होती है। अच्छा, आपको देख के लगता नहीं है आप मैं देसी हूँ, मैं प्रॉपर देसी घी की रोटी वो डाल के खाना, और साथ घर का बना हुआ खाना, बाहर से बहुत कम खाती हूँ, तो जलेबी मुझे पसंद है। तो जब भी मैं खाऊंगी ना, डेली खाऊंगी, तो मैं इतना खाऊंगी। अच्छा। मैंने अपने माइंड के साथ दोस्ती की हुई है कि भाई मैंने इतना खाना है, मेरी क्रेविंग खत्म हो जाएगी। वेरी वेल सेड, माइंड से दोस्ती की, और यही तो वो कमाल है कि वो दोस्ती अगर माइंड के साथ आपकी हो जाए। अब लोग बात पूछेंगे ये दोस्ती माइंड के साथ क्या बात कर रही है। हाँ। लेकिन अगर जब आप अपनी बॉडी को समझ जाते हैं, हम दूसरों को भी तो समझते हैं ना, बिल्कुल अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, True. तो सबसे मेन चीज़ है अपनी बॉडी के साथ अपना माइंड और बॉडी का जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग करें। बिल्कुल सही। वन लास्ट क्वेश्चन अनम बिफोर वी वाइंड अप। लोअर बॉडी होती है, स्पेशली आपकी लेग्स के को किस तरीके से हमें लीन करना चाहिए, क्योंकि सबसे बेस्ट चीज़ की वही बात, सीढ़ियाँ।
जो सब आप सीढ़ी चल सकते हैं, इसके साथ साथ जंपिंग जैक्स करें। बिल्कुल तो ठीक उसमें है। आपकी पूरी लोअर बॉडी इफेक्ट होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कार्डियो वर्कआउट करें, लंजेस करें। और जुनैरा, मैं सॉरी आपकी बात इंटरप्ट करते हुए, वॉक अगर कर रहे हो, वॉक भी अगर थोड़ी ज्यादा पेस पे करना शुरू हो जाए तो वो भी इट विल हेल्प आउट फॉर द लेग्स। हाँ बिल्कुल, अच्छा मतलब वॉक इस तरह से करने के आपके लंबे लंबे कदम हो, लंबे कदम आपको फील हो। हाँ। अव्वल तो मैं वॉक के भी खिलाफ हूँ। अच्छा, क्यों? वॉक बंदा कर रहा होता है तो वो सोच रहा होता है कुछ ना, अच्छा अच्छा अच्छा। जॉगिंग में आपका फिर फोकस सिर्फ किस में होता है कि सांस चढ़ रहा है, ओह अब स्टॉप। वॉक जो है वो भी वेस्ट ऑफ टाइम है। ओके, तो आप जॉगिंग करें, कम से कम 5 मिनट कर लें, 10 मिनट कर लें। वॉक में ना अब तो हर बंदा बिजी और हर चीज़ के बारे में सोच रहा होता है, इतना टफ टाइम जो गुजर रहा है, हालात जो हैं, जो भी महंगाई है हर उठती किसी के ऑब्वियसली। तो तो इसका walk मतलब में है आप सोचते हैं, बातें करते हैं, जॉगिंग में सिर्फ आपका फोकस उस पे होता है। यानी आपके कहने का मतलब है कि खवातीनों से जब भी आप एक्सरसाइज करें, आपका फोकस ये होना Focus चाहिए कि होना अभी बहुत आप जरूरी है। एक्सरसाइज कर रहे हैं, नथिंग एल्स शुड बी इन योर माइंड। तो ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो Thank मच you so जुनैरा, much. Thank बहुत you. सारी Thank you. तालियां आपके लिए, क्लैपिंग, और Thank बहुत you. सारी दुआएं आपके लिए। Thank you. और इस वादे के साथ कि आज आप दोबारा आप आई हैं, लेकिन जी। अब फिर आएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो Thank मच you, sir. शेफ अनम, थैंक यू सो मच। हमून भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। मैं पूरी पाकिस्तान टेलीविज़न टीम का और स्पेशली मोहसिन जाफर साहब का मैं बहुत मशकूर हूँ, जिन्होंने इतनी मोहब्बत से मुझे नहीं दावत नहीं, दी। आप और आपका भी आप डिजर्व करते हैं। बहुत शुक्रिया खवातीनों से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में हमें याद रखिएगा। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। लेकिन हम गुलाम अली साहब को ट्रिब्यूट पेश करें, आप क्या पेश करेंगे? आप जी, बड़ी फरमाइश है गज़ल की मैं। प्लीज। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफतन। खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफतन। और दुपट्टे से तेरा वो मुंह छुपाना याद है। और दुपट्टे से तेरा वो मुंह छुपाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है।
दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए। दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए वो तेरा